आप गरीब हो, आपकी सोच गरीब है, आपकी बॉडी नहीं बनी हुई है, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास ये लल्लू सा एंड्रॉइड फोन है। 100 करोड़ रेवेन्यू और 25 करोड़ प्रॉफिट वाला बिजनेस मॉडल को कोर्स बेसिस से सब्सक्रिप्शन बेसिस पे शिफ्ट कर दिया। क्योंकि ना वो इंसान की फितरत है कि स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ना हमें सबसे ज्यादा पसंद है लाइफ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और वेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आप क्या मेजर डिफरेंस देखते हो? मार्क्स पे उतना फोकस नहीं होता है जितना यहाँ है। एग्जाम्स ओपन बुक होते हैं, कैलकुलेटर दिए जाते हैं। रेगुलर खर्चा नहीं है, पर ये खर्चा ऐसा है विच इज लग्जरी वेडिंग्स। एब्सोल्युटली क्रिमिनल। हम क्यों 4 दिन खाना खिला खिला के अपने आप को कर्ज में डालते हैं और 2 लोगों की जिंदगी कर्ज से शुरू करवाते हैं। तुमने आईफोन ले लिया, तुम बड़े आदमी, तुम एसआईपी कराते हो, बेवकूफ आदमी। तुमने गाड़ी ले ली, हाँ यार क्या बड़ा आदमी है। इंटरेस्टिंग चीज ये होती है राहुल, जब हमारा लोन सैंक्शन हो जाता है हम कितने खुश होते हैं। मुझे अब इस बैंक को 2 गुना पैसे वापस करने होंगे। 3 खर्चे जो आपको इमीडिएटली या तो बंद कर देने चाहिए। ऐसा कोई भी खर्चा जो आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखिए मैं कितना अमीर हूं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, कितने कितने रुपए कहाँ इन्वेस्ट है। कोई 50,000 से लाख रुपए की मंथली सैलरी पे काम कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं एक दिन करोड़पति बनना चाहता हूँ, क्या उसके लिए पॉसिबल है? यार 2 तरीके हैं। कुछ दिन पहले बाजार में एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई कि अंकुर वारिको ने अपना 100 करोड़ सेल वाला बिजनेस बंद कर दिया। फिर लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी लगानी चालू कर दी। कोई बोला भाई ये लॉस में था इसलिए बंद कर दिया, कोई बोल रहा है अरे नहीं मार्केटिंग है, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, कोई कह रहा है अरे बंद थोड़ी किया है, मॉडल चेंज कर दिया, सब्सक्रिप्शन पे लेके आ गए। तो हमने सोचा इन थ्योरियों पे क्या भरोसा करना, सीधे बंदे से ही पूछ लेते हैं कि अंकुर भाई ये क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो हमने पॉडकास्ट के लिए बुलाया अंकुर वारिको जी को, जो कि वेबवेदा के फाउंडर हैं, एक पॉपुलर फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं। और हमने जाना भैया ये कोर्सेज का जो असली बिजनेस है क्या है, पहले आप क्या करते थे, अब आप क्या कर रहे हैं, ये चेंज क्यों किया, ये थ्योरियां कितनी सही है, मिडिल क्लास इतनी मेहनत करने के बाद, इतने पैसे कमाने के बाद, इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद भी स्ट्रगल में क्यों है, ये ईएमआई इतनी क्यों ले रहा है, लोग बाग अपना घर क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, घर कब खरीदना, गाड़ी कब खरीदनी, इसका खरीदने का असली फॉर्मूला क्या, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आपके क्या व्यूज हैं, स्टार्टअप को लेके आपके क्या व्यू हैं, लॉस मेकिंग स्टार्टअप को लेके आपके व्यू क्या है, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपका पोर्टफोलियो कहाँ है, पर्सनल फाइनेंस, यूट्यूब, सोशल मीडिया, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, सब कवर कर लिया हमने इस पूरे पॉडकास्ट में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, या जॉब वाले हो जो नौकरी कर रहे हैं, या एक बिजनेसमैन हो या एक इन्वेस्टर हो, ये पॉडकास्ट आपको बहुत 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 वैल्यू देने वाला है। आज का एपिसोड स्पॉन्सर्ड है नोएसिस ग्रीन एनर्जी, जो कि एक इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। देखो जब भी पर्सनल फाइनेंस की बात होती है हम क्या बोलते हैं, खर्चे पे कंट्रोल करो, कमाओ, ईएमआई, ये सारी चीजें। ऐसा एक खर्चा है जो हम रोज करते हैं पर उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, वो है आपका बिजली का बिल। देखो हम कहते हैं पेट्रोल का खर्चा बचाना है, ईवी गाड़ी ले आओ, पर ईवी गाड़ी जब चार्ज होती है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी तो बढ़ता है, उसको कौन देख रहा है? आजकल सबको एसी चाहिए, सबको माइक्रोवेव चाहिए, दुनिया भर के गैजेट्स हैं, सब बिजली खाते हैं। कभी नजर गई इस खर्चे पे? तो अगर आप खर्चे ही कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस खर्चे को भी कंट्रोल करो। और वो कैसे कर सकते हैं? एक 3 किलोवाट का सिंपल सेटअप लगा दो तो साल में 20 से 30 हजार रुपए की सीधी बचत हो जाती है। और अगर आप पीएम सूर्य घर योजना के लिए एलिजिबल हैं तो 78,000 तक की सब्सिडी मिल जाती है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी वाला सोलर का काम आपको करा लेना चाहिए। और नोएसिस जो ग्रीन एनर्जी है, एक मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरर है, जो कि घर से लेके कमर्शियल से लेके इंडस्ट्रियल तक सभी प्रकार के सोलर प्रोजेक्ट पे काम करता है। इनकी अल्फा प्लस, राइजल प्लस, लिंक्स प्लस अलग अलग सीरीज है जो अलग अलग कैटेगरी के लिए काम करती है। और इसके अलावा बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, लॉन्ग टर्म वारंटी देते हैं। अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म खर्चे को ऑप्टिमाइज करना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के आप इनकी वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इनका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हैवी बिल गॉन एंड हैप्पी लाइफ ऑन हर डे होगा संडे। अब सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। सर वेलकम अंकुर जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राहुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मच अवेटेड है सर, बहुत समय से अपने प्रयास चल रहे थे, कभी बैक एंड फोर्थ हो रहा था, बट फाइनली वी आर हियर एंड विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द वेब वेदा, जो जिसने भी रिसेंटली इंटरनेट एकदम ब्रोक कर दिया एंड एवरीवन, एवरी साइट, एवरी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट, कि आपकी न्यूज थी कि आपने 100 करोड़ रेवेन्यू और 25 करोड़ प्रॉफिट वाला बिजनेस मॉडल को कोर्स बेसिस से सब्सक्रिप्शन बेसिस पे शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपने ऐसा क्यों किया और क्या पर्पस था? यार तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा इसके बारे में राहुल। 2020 में ये शुरू किया था और मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो शुरू में जो मुझे आता था पढ़ाना वो मैंने पढ़ाया। तो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। एंड कोर्सेज हमेशा ये फोकस था कि अफोर्डेबल रहेंगे, बहुत हाई वैल्यू रहेगा, फुल्ली रिकॉर्डेड रहेंगे ताकि मेरा वक्त ना उस पर जाए, एंड फुल्ली रिफंडेबल रहेंगे कि अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। तो 5 साल में हम करीब 5 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचे। हमने कुछ 14-15 कोर्सेज लॉन्च करे। आपके भी बहुत बढ़िया बड़े कोर्सेज हैं, मैंने देखे हैं। तो
शिद्दत के साथ जब करते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि फीडबैक आता है, लोगों को पसंद आता है, कोई कम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है, कोई वक्त अपना अच्छा मैनेज कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह। लेकिन फिर दो चीजें बहुत क्लियरली इमर्ज होके आई। एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से राहुल, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कोर्स हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। तो अगर आपने फर्ज करिए एक यूट्यूब का कोर्स लिया है और आप चाहते हैं कि यार मैं एक फ्रीलांसिंग का कोर्स भी लूं कि देखूं कि इस यूट्यूब को मैं फ्रीलांसिंग में कैसे यूज कर सकता हूं, तो उसके लिए कायदे से हमारा कॉस्ट, वो एडिशनल कोर्स आपको देना 0 है, क्योंकि हम वो कोर्स बना चुके हैं, उस पर मेहनत कर चुके हैं, हर 6 महीने में ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, चाहे आप मांगे या ना मांगे। तो हमारे लिए राहुल को एक और कोर्स देना 0 कॉस्ट पे आता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं लाखों करोड़ों बच्चों के लिए अच्छा सा क्वालिटी कोर्स बना रहा हूं, तो मैं उनसे फिर से वो पैसे क्यों मांगू? सिर्फ इसलिए मांगूंगा क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, और तो कोई कारण नहीं है। तो चलिए ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा ये हुआ कि कोर्स कर लेते हैं बच्चे, एंड आपको भी पता होगा क्योंकि आपने मुझे अपना पूरा वैल्यू चेन समझाया जो बहुत बढ़िया है। कोर्स कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? जिंदगी में कुछ बदलाव आया? नहीं आया। तो आउटकम ओरिएंटेड तो लाना पड़ेगा। तो जी उनको नेटवर्क करवाइए, जैसे आप भी करवा रहे हैं कि एसएमईज को हम एक दूसरे से कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हम बच्चों को एक दूसरे से कनेक्ट कराएंगे, उनको जॉब्स दिलवाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो जॉब्स करना चाहते हैं, बिजनेस वाले बहुत कम है। तो एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है, और वो प्लेटफॉर्म भी अब संभव है। तो हमने इसीलिए सोचा कि यार अगर हम एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां कोर्स एक स्टूडेंट को देना 0 कॉस्ट पे आ चुका है, और पूरा वैल्यू चेन हम बनाना चाहते हैं, तो यही एग्जैक्ट सेम चीज हम वेबवेदा पे क्यों नहीं दे देते। तो हमने एक कोर्स के दाम पे अब सारे कोर्सेज दे दिए। और फिर हमने एक बड़ा मूव किया, जो आप बात भी कर रहे थे, कि मुझे तो सिर्फ उतना ही आता है जितना मुझे आता है। मैं हर एक चीज तो नहीं समझा सकता। अगर मुझे एसएमई मार्केटिंग समझानी हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या आपको पता है। तो हम चाहेंगे कि आप जैसा दिग्गज इंसान हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ वैसे कि आए और पढ़ाए। तो बहुत सारे और टीचर्स को लाइए, एंड हमने फिर ये पूरा मॉडल कर दिया कि 1999 रुपए साल में सारे कोर्सेस, हर रोज एक नया कोर्स लॉन्च होगा। वो 5 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन वादा ये है कि साल में 365 कोर्सेज हम लॉन्च करके रहेंगे, एंड उसके साथ एक कम्युनिटी मिलेगी और जॉब्स मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो सर ये आप जैसे स्टार्ट काफी समय से आपने कर रखा है, तो एक कोई ऐसा मोमेंट, क्या कोई एक इवेंट ये ट्रिगर किया कि यार सोच तो कब से रहे थे, 20 से चल रहे 21, 22, 23, क्या 24 में ट्रिगर हुआ है, या इस घटना से हुआ? कोई ऐसी ट्रिगरिंग इवेंट है इसके पीछे? 2 चीजें हुई यार। एक तो एआई के चलते ना बहुत सारा हमारा बैकएंड प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो चुका है, तो जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है। विच वी लव, क्योंकि हमारी बहुत ही छोटी टीम है। अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा बिजनेस जो है, ये एक फुल टाइम इंसान और 9 पार्ट टाइम लोग चलाते हैं ये पूरा बिजनेस। तो हम एक ऐसी एफिशिएंसी पे काम करते हैं जो बहुत रेयरली मिलती है, एंड हमें पता है कि वो कैसे काम करना है, क्योंकि 15 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ। लेकिन दूसरी एक घटना नहीं थी, लेकिन अक्सर ये होता था। मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ जैसे आप भी लेते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक ही बार लेता हूँ हर कोर्स के लिए। तो ऐसा होता था कि कोई स्टूडेंट आया, उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन का कोर्स किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे किताबें लिखने बहुत पसंद है, तो क्या किताबें लिखने से हम एक करियर बना सकते हैं? और फिर मैं उनको बोलता था कि हमारा ना एक किताब लिखने का एक कोर्स है, तो वो जाके ले लो। तो मुझे ना खटकता था, वो जाके ले लो, ऐसा लगता था कि भाई अब बेच नहीं देना, बेच रहा है। एग्जैक्टली राइट। और वो दिल को जेन्युइनली खटकता था। तो कल जब मैंने लाइव क्लास लिया, कल ही की बात है, मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मैंने सब लोगों को बोला यार अब ना कोर्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सारे कोर्सेज ले सकते हैं, आप ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। एंड उससे वाकई में दिल में खुशी मिली, खुशी, सुकून। एंड ये 2 चीजें, both business model side and of course the emotional side, वो मिलके। Sir, there's a one question because मतलब ये लोगों ने बात की, तो मैं लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ। Please, this is not me। नहीं कि बोले यार कोर्सेज में क्या आजकल प्रॉफिट नहीं हो रहा, CPL हाई हो रही है, तो उसमें कुछ कमाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसलिए मॉडल चेंज कर लिया। तो ऐसा कोई प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स में ड्रॉप था जिसकी वजह से शिफ्ट हुआ, ऐसा कुछ? नहीं यार, हमने ना ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कमाया। प्रॉफिट कमाना हर एक बिजनेस का हक है और जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैक्सिमाइज करने का गोल नहीं है। मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स की रीच करने का, कि मैं चाहता हूं कि ये 5 लाख जो है 50 लाख बने, किसी दिन 5 करोड़ बने, और उससे फिर जितनी भी आमदनी बनेगी मैं खुश हूं। मैं जिंदगी में फ्रैंकली जितने पैसे कमाना चाहता था कमा चुका हूं। ज्यादा कमाने की इच्छा से काम नहीं करता हूं, काम करने की इच्छा से काम करता हूं। तो ये तो बिल्कुल भी कारण नहीं था। सर एक और चीज, मैंने भी आपकी वेबवेदा की वेबसाइट देख रहा था, अदर टीचर्स भी आने लग गए काफी, और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो ना रिफ्रेशिंग सा कि यार ये भी है, अच्छा ये कोर्स भी है, वो कोर्स भी है यार, मतलब वो ना एक्साइटमेंट एक और आया, और एक आपका यूजर और ऐड हो गया। आपको बता देता हूँ प्लेटफॉर्म पे।
कि हम भी आपके बहुत बढ़िया। लाइफ टाइम ऑफर आएगा तो वो भी लेंगे, बिल्कुल। अभी ईयरली तो है। तो सर इसमें एक चीज और है कि भाई एक आपका ये रीजन ये भी हो सकता है कि आपने इसको प्लेटफॉर्म को अपने से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, हाँ जी। कि भाई ठीक है मैं, क्योंकि अभी जब तक आप काम करेंगे वो एक्टिव प्लेटफॉर्म है, और अब जब अदर टीचर आ जाएंगे तो वो पैसिव प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी गोल था? मेरा ना एक्टिव टाइम इसमें ज्यादा जाता नहीं था राहुल, क्योंकि हम कोर्स सिर्फ एक ही बार बनाते थे, उसको हर 6 महीने में ऑटोमेटिकली अपग्रेड करते थे। तो हमारा काम लाइव क्लासेस का नहीं है, जो आप बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम कोर्स बना के उसको प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चलाते हैं। लेकिन हाँ, ये था कि मेरी क्षमता पढ़ाने की सिर्फ उतनी तक सीमित है जितना मुझे पता है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं पाइथन नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं कोई भी और ऐसा टेक्निकल एरिया नहीं पढ़ा रेंज सकता बढ़ गई बेसिकली, बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज्यादा। सर एक और चीज है, जो क्रिएटर वहां पे बना रहा है वेबविदा पे, उसका क्या इंसेंटिव है, उसको कैसे मिलता है, क्या मतलब वो बिजनेस मॉडल का कैसे पार्ट है? तो सबसे पहले हर एक इंसान अलाउड नहीं है, हम बहुत केयरफुली सिलेक्ट करके उनको हायर करते हैं। तो हर एक इंस्ट्रक्टर अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, आते हैं तो डे 1 से वो काम आते हैं। कैसे? 2 मॉडल हैं, या तो एक वन टाइम फी होती है जो हम उनको अपफ्रंट दे सकते हैं कि आपके इस कोर्स के लिए हम इतना पैसा देंगे। एक बहुत कॉमन एंड पब्लिक मॉडल है, एक्सेल शीट में आप अपने नंबर डाल दीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो वो 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है, या उससे भी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि वो टीचर कौन है और कैसा है। या एक रेवेन्यू शेयर मॉडल है कि हमारा जो रेवेन्यू है महीने का, उसका 10% जो है वो टीचर्स में वापस बांटा जाएगा, और जितना आपके कोर्स को देखा गया है, वॉच टाइम जितना है, उसी के आधार पे आपको ये मिल जाएगा। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई भी एक्सक्लूसिविटी नहीं है। जो आप कोर्स यहाँ बनाते हैं या चलाते हैं, वो आप कहीं भी और चला सकते हैं, कहीं भी और बेच सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो कोई भी कोर्स आप सिर्फ वेबवेदा के लिए मत बनाइएगा। हम चाहते भी नहीं है कि आप सिर्फ यहीं चलाएं, आप जहां भी चलाना चाहते हैं चलाइए, हम बिल्कुल भी उसको रोकना नहीं चाहते। तो जो बंदा जिसने कोर्स बनाया तो उसको वॉच टाइम के बेसिस पे तो मिलेगा ही, बिल्कुल। ओवरऑल रेवेन्यू का भी टाइम मिलेगा या उसका ही मिलेगा? उस ओवरऑल रेवेन्यू का 10% एंड शेयर जो होगा वॉच टाइम के बेसिस पे, वो बोनस काइंड ऑफ हो गया, इंसेंटिव टाइप वाला काम हो गया। ठीक है सर, ये मॉडल आपने कभी रिसर्च किया कि इससे पहले इंडिया में या कहीं और चला है? आपने इसकी कहीं सक्सेस स्टडी देखी? इंडिया में तो मुझे नहीं दिखा है। ग्लोबली ये मॉडल जो है, ये माइंड वैली करके एक प्लेटफॉर्म है विशेन का, तो वो काफी अच्छे से यूज करते हैं, बट ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट सेगमेंट के लिए यूज करते हैं। बट ऐसा इतने पॉपुलर और इतने स्केल पे ऐसा मॉडल नहीं देखा है। डेफिनेटली इतना इकोनॉमिकल मॉडल नहीं देखा है। तो इकोनॉमिकल तो नहीं। हाँ, तो हमारा एम यही है कि एक इंसान जहां पैदा हुआ, जितने पैसे के साथ पैदा हुआ, जो भाषा बोलता है, जैसा दिखता है, कितने नंबर आए हैं, कौन से कॉलेज में घुसा है, ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए जिंदगी में कि वो आगे बढ़ सकता है कि नहीं। हर एक इंसान को वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो आप और मुझे मिली है, और उसके लिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर एक एज अ बिजनेस कंसल्टेंट वाला सवाल मेरा आता है कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल थोड़े कम चलते हैं। जैसे बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, बिलियंस ऑफ खर्च कर रहे हैं, तो भी इनका यहाँ पे सब्सक्राइबर वाले लोग नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं एक आईडी पे तेरा पासवर्ड दे दे, मैं चला लूं। तो एक पासवर्ड से 5 चलाने वाले लोग हैं, या कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं कि इसका डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम से लेके, चलते नहीं। इंडिया में कौन से प्लेटफॉर्म चले जो फ्री प्लेटफॉर्म थे और जिसपे ऐड रन किए, MX प्लेयर या ऐसे वाले तो खूब चल जाते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, इसको आपने कैसे देखा? मतलब इसको आप ये चैलेंज के रूप में देखते हैं कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा? यार इसमें 2 चैलेंज है। एक तो अगर आप सब्सक्रिप्शन रेकरिंग रखेंगे तो हाँ बहुत मुश्किल है। जैसे आप यूपीआई का ऑटो पे करेंगे, उसका फेलियर रेट ही इतना ज्यादा है कि लोग साइन अप ही नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीआई का ऑटो पे जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। तो लोग जब देखते हैं 2026 में कि 2036 तक मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ, बोले उनको ऐसा लगता है कि 2036 तक वो पे करते रहेंगे। वो है नहीं, लेकिन दैट्स हाउ इट कम्स अक्रॉस। तो हमारा बहुत सिंपल है, हम सिर्फ एक ही बार पैसा मांगते हैं, और अगले साल जब रिन्यूअल आएगा हम आपसे फिर से रिमाइंड करवा लेंगे, लेकिन हम आपको ऑटो पे नहीं डालेंगे। आप एक ही बार पैसा देंगे, 1999 रुपए, और अगले साल नहीं देना चाहते तो मत दीजिएगा। लेकिन वो एक्टिव है कि आप चाहोगे तो लोगे, वो पैसिव नहीं है कि तुम करो ना करो तो वो नहीं है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको शायद याद होगा कि 2000 शुरू में ना वैस्ट बिजनेसेस होते थे मोबाइल फोन के, तो उसमें होता था 1 रुपए दिन में आप क्रिकेट के स्कोर सब्सक्राइब कर सकते हैं, 1 रुपए दिन में आप एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करोड़ों लोग थे जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता, उन्होंने कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने किया हुआ है। रोज 1-1 रुपए कट जाते थे, पता भी नहीं चलता था। और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस बने हुए हैं 100-100 करोड़ के, 200 करोड़ के, जो 1-1 रुपए लेके जा रहे हैं। वो बिजनेस नहीं चलाना है। तो अगर आपको वैल्यू दिखता है तो आप रिन्यू करेंगे, नहीं दिखता है तो फिर हमारी ही प्रॉब्लम होगी। तो यस, सब्सक्रिप्शन मॉडल इंडिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि गेटिंग अ कस्टमर अगेन
is the hardest thing. फिर आपको शायद फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपका कैक फिर से Retention का बढ़ेगा, issue है, अपना रिटेंशन का retention इशू का बनेगा, बट अगर आपकी क्वालिटी है तो हमारा होप यही है कि क्वालिटी पे हम जीत जाएंगे। अच्छा सर, अनाउंसमेंट के बाद से भी लगभग 1 महीने के आसपास गुजर गया, तो उससे पहले अभी 1 महीने में लगभग कितने लोग नए रिन्यू किए? यार हमारा अगर शेयर कर तो सको। अभी हम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो हमारा मार्केटिंग वगैरह काफी कम है, लेकिन द थिंग दैट हैज चेंज्ड इज कन्वर्जन। तो अगर हमारा पहले कन्वर्जन x था, अब वो कन्वर्जन 1.5x हो गया है, तो 50% से हमारा कन्वर्जन बढ़ गया है। सेम वैल्यू पे और सेम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पे वी आर गेटिंग 50% मोर पीपल टू साइन अप, क्योंकि ऑलमोस्ट एक नो ब्रेनर बन चुका है कि यार क्यों हम ये करेंगे। हम कोर्सेज भी बेच रहे हैं, तो हम 2 ऑप्शन देते हैं और ऑलमोस्ट धकियानुसी ऑप्शन ही है। या तो आप इस कोर्स को 1999 में खरीद लीजिए जिंदगी भर के लिए, तो लाइफ टाइम अपग्रेड्स वगैरह मिलते रहेंगे, या आप सारे कोर्सेज को 1 साल के लिए 1999 में ले लीजिए। मैंने देखा था 5 रुपए 49। हाँ वो भी है, हाँ 5 रुपए 49 पैसे पर डे में ले लो। आदमी कहता भाई ये तो ले ही लो। चाय से भी सस्ता है और इतनी नॉलेज मिल रही है और रोज मिलेगी। मतलब मेरे लिए हैपनिंग क्या था कि यार रोज मिल रही है, क्योंकि जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म भी है, नेटफ्लिक्स भी है, तो वो भी फ्राइडे ही लाता है, वो भी 7 दिन कंटेंट नहीं ला सकता। एक और चीज है सर लास्ट इस टॉपिक पे, कि फिजिक्स वाला में अलग सर पहले खुद सारी क्लासेस लेते थे, फिर इवेंचुअली उन्होंने कहा मैं क्लासेस नहीं लूंगा, बाकी टीचर आए, प्लेटफॉर्म बन गया, देन ही गॉट द फंडिंग एंड आईपीओ। ऐसा कुछ प्लान बता? नहीं यार, आपके जैसे मेरे को भी आईपीओ करने का कोई प्लान नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है, मुझे क्वार्टरली अपनी जिंदगी नहीं जीनी। बहुत बढ़िया, बहुत सर। कोई एक्चुअली क्या सर कि मेरे को किसी बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बात बोली थी कि बोले यार राहुल भाई मेरे का सर इन्वेस्टिंग में मजे तो है। बोले नहीं सर, इन्वेस्टिंग में बहुत दिक्कत है। बोले क्या? बोले जिसका आईपीओ हम चाहते हैं ना हो जाना चाहिए, वो बंदा करना ही नहीं चाहता और जो चाहता है मेरा कर दो यार, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। एवरीवन जैसे ना पूरा दुनिया जानती है कि यार सिरोधा का आईपीओ आया ना तो आज लगा देंगे, लाना ही आपका आईपीओ आया तो हम आज लाना ही। सबसे पहले से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेंचर। थैंक यू सर। और ये जो आपने ऐसे कहा ना, एज ए इन्वेस्टर वो कभी लो तो, और एज ए टीचर मैं आपके लिए आपके डिस्पोजल पे हूं। जस्ट वन कॉल एंड आई विल डू एनीथिंग दैट यू वांट फॉर वेब। थैंक यू यार, ठीक है ना? और उसमें कोई रेवेन्यू मेडल भी नहीं है, बिकॉज़ आपका जो मिशन है उसको सपोर्ट थैंक यू यार, थैंक यू। सो जीरो रेवेन्यू मेडल। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि वेब वेदा कंप्लीटली एजुकेशन के बारे में। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं तो इंडिया में बेसिकली एक सिस्टम है कि लो इनकम कोई व्यक्ति है या मिडिल क्लास इनकम है, उसके लिए जिंदगी में बड़े होने का एक ही तरीका है एजुकेशन, कि भैया मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज डिग्री, जॉब, और फिर आप और अपना परिवार बाहर। लेकिन आज की डेट में जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें बैरियर्स आ गए, 2-3 बैरियर है बड़े। तो मैं एक एक करके बैरियर पे बात करता हूँ। पहला बैरियर तो ये आ रहा है कि जो लोग एग्जाम दे रहे हैं कि मैं एग्जाम देंगे और फिर पढ़ाई करके एग्जाम देके जॉब ले लेंगे, पर एग्जाम की फेयरनेस पे ही क्वेश्चन आ रहा है। कोई कह रहा है यार इधर तो पेपर इसको तो पहले ही मिल गए, अरे यार यहाँ तो एग्जाम कोई और दे गया। कोई कहता है यार ये तो कॉपी भी रीडिंग से चेक नहीं हुई, ये तो मेरे रीवेल में ये नहीं हुआ। तो इतनी सारी चीजें अगर हो रही है तो मिडिल क्लास का बंदा ट्रैप से बाहर कैसे निकलेगा? इन इश्यूज पे आपके क्या व्यू है? मैं एजुकेशन पे थोड़ा सा गौर करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही बोलते हैं, एजुकेशन ही एक तरीका है जहां जिस दायरे में आप पैदा हुए उस दायरे से आप बाहर निकलना अगर आप चाहते हैं निकल सकते हैं। लेकिन एजुकेशन को अनफॉर्चुनेटली इस देश में डिग्रीज, स्कूल, कॉलेज से इक्वेट किया जाता है, जो कि अब मेरे हिसाब से बदल रहा है। अगर आप देखेंगे, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जहां छोटे छोटे शहरों में बैठे हुए एक लैपटॉप, एक फोन, एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि दुनिया को स्किल्स की जरूरत है, एजुकेशन की नहीं। कोई डिग्री देखकर आपको नौकरी नहीं देता है, वो ये पूछता है कि आपको पता क्या है। डिग्री एक तरीके का क्वालिफायर है जो पहले बहुत ज्यादा जरूरी था, अब धीरे 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 कम होता जा रहा है। कुछ डिग्रीज का ऑफकोर्स क्वालिफायर के हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे इंजीनियरिंग ले लेते हैं, आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक इंजीनियर हैं, क्योंकि इस देश में 1.5 मिलियन इंजीनियर हर साल निकल के आते हैं। हाँ, अगर आप एक IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पले बड़े हैं तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप वहां से हैं लेकिन आपने इंटर्नशिप करी हुई है, आपका गिटहब का एक प्रोफाइल है, आपने लीड कोड एकदम सही से क्रैक किया हुआ है, आपने बढ़िया बढ़िया पब्लिक डोमेन में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। अभी आई डोंट नो, आपने देखा होगा ट्विटर पे एक लड़का है पंकज करके, वो एक कोडर है। उसने अपने वूप को अपने गूगल कैलेंडर से कनेक्ट कर लिया कि जब जब मेरी कोई मीटिंग होती है, मेरे वूप में जो स्ट्रेस लेवल मेजर होते हैं वो कैसे मूव होते हैं। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस इंसान के साथ मीटिंग करके मुझे स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत फन सा प्रोजेक्ट है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन बंदों का फिल्टर लगा दिया उसने। 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं उसके ट्विटर पे या एक्स पे, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर उसको आज किसी भी कंपनी में नौकरी चाहिए होगी
उस ट्वीट के तहत ही उसको मिल जाएगी। दैट इज द वर्ल्ड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। अगर आप अभी भी वो उस भेड़ चाल में रहेंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे कि यार एग्जाम दोगे फिर एक कॉलेज में सीट मिलेगी, सीटें हैं नहीं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा जो क्वालिफिकेशन होगी वो बहुत बहुत स्मॉल होगी, 1-2% का सिलेक्शन रेट होता है, उसमें भी भैया कभी एग्जाम पेपर लीक हो गए, कभी एग्जाम रद्द हो गया, कभी एग्जाम हुआ ही नहीं, जो भी रहेगा, यू आर प्लेइंग अ सिस्टम जहां आपने रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड नहीं करे हैं। अगर आपने रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड नहीं करे तो जो रूल जब बदलेगा आपको भी बदलना पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं हो सकती, आप उस पर रो सकते हैं, पिट सकते हैं, सर फाड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। आपको अगर बदलना है तो अपनी गेम ही बनानी पड़ेगी। एंड दैट फॉर मी इज द मैसेज ऑफ 2026 और टुडे। अपनी खुद की गेम बनाइए। कॉलेज डिग्री, एवरेज कॉलेज से जो भी आपने एग्जांपल दिया कि लेकिन वैसे वारी को वाला कॉलेज होगा तो बहुत अच्छा कॉलेज होगा वो, लेकिन एग्जांपल लेके कोई भी एबीसी XYZ कॉलेज है, भाई सही है, IIT IIM ISB कर रहे हो, वेरी गुड, कर लो। उसके अलावा अगर कोई भी रैंडम कॉलेज से या जिसकी रैंकिंग 501 या 812 है, वहां की डिग्री लेने से अच्छा है डिग्री मत लो। क्या उसकी डिग्री वर्थ इट है? क्योंकि वो टाइम लेगी, 3-4 साल पूरे लगेंगे, पैसे पूरे लगेंगे, एनर्जी पूरी लगेगी, और लास्ट में आपके हाथ में से कागज का टुकड़ा है, स्किल तो है नहीं, और उसके बेसिस पे जॉब भी नहीं है। तो जब जॉब नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या एवरेज कॉलेज की डिग्री पे इतना टाइम पैसा करना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए? ये मेरा मानना है कि कंप्लीटली अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक समाज में तो है ही, एक तरीके का प्रोसेस तो है ही, एंड सबसे बड़ा माँ बाप तो है ही। तो माँ बाप के लिए कॉलेज चले जाइए, लेकिन कॉलेज में घुसना आपकी जिंदगी बदलेगा नहीं। कॉलेज की क्लास में बैठ के आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, वो एग्जाम में अव्वल नंबर लाके भी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी बदलेगी कि आप जो भी कॉलेज में सीख पा रहे हैं, या अगर वो सही से नहीं सिखा रहे हैं तो अलग से सीखिए। आपके प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म, इतनी सारी चीजें, मतलब यूट्यूब पे जाके इंसान, कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो बोल सकता है यार मुझे जो सीखना है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो तो फिर बहाना ही बना रहा है। तो सीखने के साधन तो हर जगह है, सीखिए, उसको डिप्लॉय करिए, उसको एक्टिवेट करिए, इंटर्नशिप्स करके, खुद के प्रोजेक्ट्स करके, कॉलेज में कोई स्टार्टअप बना लीजिए, किसी नेटवर्क का भाग बन जाइए, कॉलेज बंक करके एग्जीबिशंस में जाइए, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाइए, लोगों से मिलिए, अपना दिमाग खोलिए, ताकि 3-4 साल बाद जो इंसान उस कॉलेज के गेट से बाहर निकलेगा, वो इंसान उस इंसान से बिल्कुल अलग है जो इस कॉलेज में घुसा था। क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, वो जानता है कि वो किस चीज में अच्छा है, वो चीज वो दुनिया को दिखा सकता है, सामने बैठकर कन्विंस कर सकता है, उस इंसान को नौकरी मिलेगी। क्योंकि नौकरियों की कमी नहीं है। ये आप इन्वेस्टर हैं तो मैं इन्वेस्टिंग की उसमें करूंगा। इस देश में ना पैसे की कमी नहीं है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसेस की कमी है 100%। एंड यही सेम चीज लोगों के साथ भी है। नौकरियों की कमी नहीं है, अच्छे लोग उस नौकरी में घुसे उसकी कमी है। आज सब लोग चाहते हैं कि मैं कॉलेज में जाऊं और उसके बाद भाई प्लेसमेंट कमेटी सारा काम करेगी, मैं अपने हाथ खड़े करूंगा, बोलेंगे हाँ जी आज कौन सी कंपनी है, आज कौन सी कंपनी है, ये दुनिया खत्म। कुल मिला के वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है, बट एजुकेशन के लिए कॉलेज के भरोसे मत रहो। जिसके लिए जा रहे बोले एजुकेशन के अलावा कुछ भी ले लो, एजुकेशन तुमको खुद को लेनी पड़ेगी, कॉलेज तो नहीं दे। कॉलेज से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है, दोस्ती मिल सकती है, मतलब लाइफ पार्टनर का सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कॉलेज होता है, नेटवर्किंग है, एक्सपोजर है, लेकिन वो डिग्री तो आपकी जिंदगी नहीं, डिग्री से नहीं मिलेगा, नॉलेज से नहीं। सर अगेन जो आपने कहा ना पेरेंट्स वाला पार्ट, वो मैं लिख के लाया था, मुझे पता था यही इंपॉर्टेंट है। ये देखो अब तो पेरेंट्स को भी धीरे धीरे समय के साथ एहसास हो गया कि यार फलाने हमारे मोहल्ले में इतने लोगों ने डिग्री कर ली, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही, पैसे बहुत लग रहे, आ नहीं रहा। इनको एहसास होने के बाद भी अब जैसे आप समझ गए कॉलेज एजुकेशन ठीक नहीं है, मैं समझ गया, सब समझ गए, अभी भी पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट अभी भी क्यों नहीं समझ पा रहे, अभी भी कॉलेज की कतार इतनी लंबी क्यों होती जा रही है, मान क्यों नहीं रही? क्योंकि ना बहुत मुश्किल होता है यार आदतें बढ़ना। मतलब आप देखिए ना 40, 50, 60 साल की ऐसी कंडीशनिंग है जहां इंसान इस देश में 20 साल पहले तक कॉलेज के बलबूते पे ही जिंदगी बनाता था, एजुकेशन के बलबूते पे ही जिंदगी बनाता था। जब आईटी सेक्टर बूम हुआ तो आप कोई भी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से हो, आपको उठा लेंगे एंड 2-3 महीने के अंदर आपको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। वहां आपको हर रोज डॉलर में सैलरी मिलेगी, प्लस आपको इंडियन सैलरी मिल रही है। वो वापस आके अलग ही जिंदगी के साथ बैठे हुए थे। तो ये मेरे सामने हुआ है, आपके सामने हुआ है, इस देश के सामने हुआ है। अब वही इतनी जल्दी बदल जाएगा, लोग नहीं समझ पाते, लाइक वो ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। धीरे धीरे जैसे आपने बताया बदलाव आ रहा है, शहरों में सबसे पहले आ रहा है, फिर थोड़े से गली कूचे में आ रहा है, फिर थोड़े कस्बे में आ रहा है,
आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये तो बहुत क्लियर हो जाएगा क्योंकि इंसान समझदार है कि जी पढ़ाई सिर्फ जो है वो पढ़ने के लिए नहीं करनी है, समझने के लिए करनी है, एप्लीकेशन के लिए करनी है। जहां वो एप्लीकेशन हो रही होगी, चाहे वो कॉलेज से हो, डिप्लोमा से हो, इंटर्नशिप से हो या किसी और चीज से हो, उसी दिशा में जाना है। और कॉलेज के बाद तो समझ लगता है एक लेवल और आगे बढ़ गए, लोग स्कूल से भी कतरा रहे हैं कि यार अब तो कई लोग होम स्कूलिंग पे जा रहे हैं, यार होम स्कूलिंग कर लेते हैं, स्कूल भी ढंग का नहीं, कॉलेज तो था ही नहीं ढंग का। आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड थे, आईसीएसई थे क्या थे? सर मैं तो राजस्थान बोर्ड था। हाँ, तो बहुत वैसी वाली हालत थी। तो अब आप देखिए ना, मैं सरकारी स्कूल से नहीं, बट वैसे ही यार सीबीएसई में भी ऐसा कोई अंतर नहीं था। मेरे को याद है कि आपके भी बच्चे हैं, जब विदुर और उस्मा जो मेरे 2 बच्चे हैं, उनके स्कूल शुरू हुआ था यार, मैं बहुत डरा हुआ था यार, क्योंकि अगर यही 12 साल उनको झेलना पड़ेगा जो हमने झेला, तो इनका तो कुछ नहीं हो पाएगा यार। तो बहुत ही डरावना सा माहौल था, लेकिन अब वो एक बहुत अलग मकाम के पास पहुंचा है। हर एक इंसान ऑफ कोर्स स्कूल को इतनी आसानी से नहीं नकार सकता, लेकिन यू आर राइट, कम से कम बड़े शहरों में अगर आप गुड़गांव वगैरह सब जाएंगे तो बहुत लोग हैं कि हम होम स्कूल करेंगे, हम अनस्कूल करेंगे। वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। होम स्कूल में तो तब भी माँ बाप पढ़ाएंगे ना, यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा, आप जिंदगी से सीखेंगे। सर एक और चीज है कि जैसे अभी जॉब को लेके आता है कि भाई ठीक है पढ़ाई का तो है ही सीन, एआई को लेके एक एंजाइटी जो आ रही है कि यार अब तो जॉब एकदम खत्म हो जाएगी, तो ये खत्म वाला सीन है या कम होगी या जॉब क्रिएट होगी? मतलब 2 एंसर है। लोग कह रहे हैं कि जॉब खत्म, कुछ नहीं, अब तो सब काम ऑटो करेगा। कोई कह रहा है कि नहीं, जितनी खत्म होगी उससे ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। आप किस? हमेशा ये रहा है यार, हिस्ट्री भी यही बोलेगी, जितनी खत्म होगी उससे ज्यादा क्रिएट होंगी, लेकिन खत्म होंगी, फॉर श्योर होंगी। तो जो आप नौकरी आज करते हैं, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, अगर आप एक मार्केटिंग एनालिस्ट हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट भी हैं, तो वो सारी नौकरियां धीरे धीरे ऑटोमेट होने लगेंगी। लेकिन उसके चलते देयर विल बी समथिंग दैट विल इमर्ज जो कंप्लीटली न्यू होगा। तो ये एक बहुत फेमस पैराडॉक्स है जो लेट 1800s में जिवॉन्स करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका आया था कि ये कोयले को लेके था कि लोग कोयला धीरे धीरे यूज करना शुरू हुए थे और लोगों ने बोला यार कोयला अगर बहुत सस्ता हो गया तो फिर तो बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी और उससे तो दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि कोयला तो रिप्लेस कर देगा सारी चीजों को। बट कंप्लीटली ऑपोजिट हुआ, क्योंकि कोयला इतना सस्ता हो गया और इतना एफिशिएंट बन गया, तो लोगों ने और कोयला यूज करना शुरू कर दिया और उससे और जॉब्स क्रिएट हो गई, which led to, let's say, a big part of the industrial revolution as well. The same thing has happened with technology, कि जब जब चीजें सस्ती हुई हैं, वो इतनी ज्यादा अडॉप्ट हुई हैं कि उसके तहत और ज्यादा जॉब्स और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, जो कि एआई के साथ भी 100% हो रहा है। इतनी सारी जॉब्स हैं जो 5 साल पहले थी भी नहीं और आज आ गए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या था, किसी को कोई आइडिया नहीं था। एमएल ऑप्स क्या है, किसी को नहीं पता। एडिटिंग की जॉब कहाँ थी 5 साल पहले? एडिटिंग में कौन दिमाग लगा रहा था? कंटेंट क्रिएशन, ग्रोथ मार्केटिंग, ये सब एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये तो थे ही नहीं। बिल्कुल। तो बहुत सारी नई नई जॉब्स हैं, लेकिन आपको फिर उस कर्व पे रहना पड़ेगा। सर ये है कि भाई अपने लेवल पे आप स्किल हो और आप अच्छे जगह जॉब लो। लेकिन एक ट्रेंड और दिख रहा है जो भी काफी मेजोरिटी दिख रहा है सोशल मीडिया पे, कि जो इंडियन यूथ है जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं कि यार ये यूथ में कुछ कर दिखाएगा, वो अपने प्राइम ईयर्स गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में वेस्ट कर रहे हैं। 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट ये अटेम्प्ट, तो अपने स्किल को एआई की तरफ जाने की बजाय या कुछ और डेवलप करने के बजाय व्हाई दे आर जस्ट पुशिंग देमसेल्फ फॉर जस्ट वन एग्जाम? क्योंकि ना वो इंसान की फितरत है कि स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ना हमें सबसे ज्यादा पसंद है लाइफ में। तभी लोग अभी भी फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक कंसिस्टेंट रेट जो है, या एक ऐसी नौकरी जहां आपको निकाला नहीं जा सकता, या एक ऐसी नौकरी जहां आपको शान शौकत रुतबा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, समाज में इतनी सारी दिग्गज मिलेगी, वो अट्रैक्टिव होंगी। अनफॉर्चुनेट ये है कि 4-5 साल लग जाते हैं उसको करने में और तब भी नहीं हो पाता। मैं बोलता हूँ कि यार सरकारी नौकरियां बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन 1-2 साल दीजिए। उससे ज्यादा अगर नहीं हो पाएगा तो शायद आप भी समझदार हो जाने चाहिए कि नहीं हो पाएगा, आगे बढ़िए। पर 4-5 साल आप दे देते हैं, 27 साल के बन जाते हैं, आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, और फिर आपको रियलाइज होता है कि जिंदगी में एक भी नौकरी नहीं करी है, एक भी जगह काम नहीं किया है, सिर्फ जिंदगी में सिर्फ पढ़ा है। अब आपको कौन नौकरी देगा? दैट इज अ रियली हार्ड स्टार्ट इन लाइफ। और आपने शायद जो पढ़ा है वो काम का भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने तो कुछ पॉलिटिक्स का पढ़ा है, हिस्ट्री, ऐसी चीजें पढ़ी है जो आपको जॉब मार्केट में भी मदद नहीं करेगी। आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना था, आपको जॉब के लिए नहीं पढ़ना था, एंड दैट विल ऑलवेज क्रिएट डिस्कनेक्ट। और सर एक और चीज आपने कहा ना कि एक तो आदमी को रियलाइजेशन वाली, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे अगर 12th में 90% आए थे तो मैं कहता हूँ चलो आईआईटी के प्रिपेयर करते, 90 आए थे, मैं 95 तक का जोर लगाऊंगा।
अरे 60 आए थे तो मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ। तो ऐसा ही गवर्नमेंट जॉब में हो रहा है कि 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रहा, समझ जाना, बिल्कुल पर वो 2 मिनट के बाद जब समझने लगता है कि यार अब मैं नहीं करूंगा, फिर मूवी आती है 12th फेल, 12 फेल फिर कहता है यार अब एक अटेम्प्ट और, फिर वो फेल होता है, कहता है यार अब रेड देता हूँ, फिर वेब सीरीज आती है एस्पिरेंट, फिर वो कहता है यार अब छोड़ दे, अब कर लेता हूँ, फिर कुछ आता है, फिर एक बयान आ जाता है, फिर एक वीडियो आ जाती है, आदमी को पूरा बांध रखा है उसके अंदर। हमें ना ये अंडरडॉग स्टोरीज बहुत पसंद आती है और उसमें हम ना अपनी छवि देखते हैं। हाँ। वही होता है अरे कि इसने कर लिया, इसने कर लिया तो यार रेलवे हाँ मतलब इसकी कहानी में तब इतना ये बर्तन धो के इन्होंने ऐसे बना दिया, और अरे हम भी बन सकते हैं, फिर तो बन सकते हैं। सर ओवरऑल आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और वेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आप क्या मेजर डिफरेंस देखते हो, जो कि हमको लगता है कि हम अगर यहाँ ले आए तो बहुत अच्छा हो जाए? या क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, मुझे सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये रही दिखी कि वहां स्टूडेंट्स को कंट्रोल मिलता है कि वो कैसे क्या सीखना चाहते हैं। वहां एक कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं तो अब अगर आपने 4 साल अब ये 5 सब्जेक्ट ही करेंगे और इसे डगमगा नहीं सकते। वहां आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम, अपने सब्जेक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मिलता है, मॉड्यूलर होता है, जहां आप जो चीजें पसंद करते हैं वो जोड़ते हैं एंड अल्टीमेटली आपको क्वालिफाई करवाते हैं। दूसरी चीज, मार्क्स पे उतना फोकस नहीं होता है जितना यहाँ है। अब उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, बट मेन चीज ये है कि वहाँ लर्निंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस होता है, मार्क्स पे उतना ज्यादा नहीं होता है। एग्जाम्स ओपन बुक होते हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जा रही है, आपका रेक्टिफिकेशन टेस्ट नहीं किया जा रहा। कैलकुलेटर दिए जाते हैं, लॉग टेबल याद नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो हम लाइक 2 दूनी 4, 2 3 6 लाइक वो याद करना है। वहां अंकल है कि मल्टीप्लिकेशन आपको याद क्यों करना है? रियल वर्ल्ड में तो देखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल राइट। तो इट्स अ लॉट मोर एप्लीकेशन ड्रिवन, a lot more comprehension driven, जो कि यहाँ अभी उस लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक सर, अभी कौन सा रिफॉर्म आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम में यार ये तुरंत कर देने चाहिए कि यार ये एक चीज तो पूरा ओवरऑलिंग तो नहीं कर सकते, पर ये तो कर ही दो कम से कम? मेरे ख्याल से एनईपी जो है वो काफी उस दिशा में निकला है कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट कर सकता है। एक कॉमर्स वाला जिंदगी भर कॉमर्स की टैग से नहीं जाएगा, एक साइंस वाला जिंदगी भर साइंस की टैग से नहीं जाएगा, एक साइंस वाला अकाउंट्स भी ले सकता है, एक कॉमर्स वाला फिजिक्स भी ले सकता है, एंड जो भी वो समझना चाहते हैं या जैसे भी उनकी रुचि हो उस दिशा में जा सकते हैं। अल्टीमेटली आपको एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनना है। आपको सिर्फ एक रटा हुआ केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सीए नहीं बनना है, ताकि फिर वो एक ही दिशा में देखते रहे और कोई आइडिया नहीं है कि आइडेंटिटी भी बहुत बुरी है सर कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो कैसे कर सकता हूँ? करेक्ट यार मैं तो ये हूँ, बिल्कुल। और यार हम ऐसे कैसे कर ले, तो वो आपको बहुत बुरा बांध देता है, बहुत ज्यादा आपके लिए लिबरेट नहीं कर रहा, आपको बांध रहा है, बल्कि डिग्री बांध देती है आपको। एब्सोल्युटली। बिना डिग्री वाला कहता है बोलो ना क्या करना है, कुछ भी कर दो। बिल्कुल ठीक है सर, 3 सब्जेक्ट ऐसे, इसको काइंड ऑफ रैपिड फायर मान लो, एक ही वर्ड में आंसर दे सकते हैं, डिटेल भी दे सकते हैं। 3 सब्जेक्ट जो हर स्कूल कॉलेज में आपको लगता है जोड़ देने चाहिए। ये तो यार बहुत स्ट्रांगली किसी ऑर्डर में नहीं। एक तो कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन में एक चीज बहुत जरूरी बोलना चाहूंगा राहुल, बहुत लोगों को इस देश में गलतफहमी है कि कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी होता है। नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब आप जिस भी भाषा में बोल रहे हो, सामने वाला इंसान समझ सकता है, सीख सकता है, उससे प्रेरित हो सकता है, उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। हम हिंदी बोलने वाले हैं, हमारे पूरे देश में एक इंसान भी नहीं है जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, लेकिन पता नहीं क्यों अंग्रेजी को हवा बना लेते हैं और उसको कम्युनिकेशन से इक्वेट कर देते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंग्रेजी हाँ बिजनेस लैंग्वेज है, लेकिन उसको उतना ओहदा मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी बन सकती है। तो कम्युनिकेशन एक कोर्स पक्का। दूसरा पर्सनल फाइनेंस, पैसे को समझना बहुत बहुत जरूरी है दोस्त। कमाना तो शायद आप कमा लेंगे, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, उसको बजट कैसे करना है, उसको अपनी सुरक्षा के लिए कैसे यूज करना है, अपने फ्यूचर कैसे यूज करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, which everybody should know. एंड तीसरा, which is a slightly abstract thing, but it's called critical thinking या critical reasoning. कि कभी जब आपको एक प्रॉब्लम मिलती है ना, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते कैसे हैं वो सिखाया जाए। क्योंकि बहुत लोग जब प्रॉब्लम के सामने आते हैं ना, तो वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम शुरू भी कैसे करें, हो ही नहीं पाएगी, छोड़ दो। क्योंकि सामने आपके पहाड़ है और आपको बोला जा रहा है कि चोटी पे जाना है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि यार नीचे देखकर एक एक कदम लो, वक्त लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे। ऊपर देखोगे तो कभी शुरू भी नहीं कर पाओगे। That critical thinking, reasoning of breaking down a problem into smaller parts and overcoming them, that is
एक्सट्रीमली क्रिटिकल। ये तो आपसे पर्सनल फाइनेंस में तो मैं आपसे रिलेट करता हूँ, मैं सबको कह दूंगा ये चीज तो सिखा दो, एफडी का तो सिखा दो, एफडी कराने की नहीं करानी, तुम एसआईपी तो सिखाओ, थोड़ा उनको इन्वेस्टमेंट तो बताओ, खर्चे का कंट्रोल तो बताओ, ये तो मैं आपके साथ हूँ इसमें। थर्ड सर, अब अपना थर्ड टॉपिक पे आता है जो कि अब आपका बहुत, यू आर द एक्सपर्ट इन दैट, मिडिल क्लास वाला जो ट्रैप है। मिडिल क्लास में सर आज की डेट में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ये लोग हैं, पढ़ भी लिए, नौकरी भी लग गई, कमाई भी अच्छी कर रहे हैं, पर इनको लग रहा है कि सर मैं कमा लिया, पर कितना भी कमा लेते हैं और खर्चे इस तरह के हैं कि कभी नॉर्मल खर्चे, कभी कोई झटके ऐसे ऐसे लगते हैं कि हमको लगता है कि बस अभी 5 साल में ट्रैप से बाहर, पर 5 साल बाद लगता है कि यार फिर रह गए 5 साल बाद और फिर एक टाइम बाद रियलाइज करते हैं कि यार अपनी लाइफ यही है, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये ट्रैप क्या है और इनको ऐसा क्यों लगता है? यार सबसे पहले तो इस ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन। ये ट्रैप एक कॉम्बिनेशन है क्रेडिट का और कंज्यूमरिज्म का। बचपन से हमें ये बोला गया है कि जिंदगी में सक्सेसफुल सफल इंसान वही है जिसके पास चीजें हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, जीने हैं, फोन है, घड़ियां हैं, वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, उनके पास इतना नेटवर्थ है, वो ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो सब कुछ इज अबाउट अक्वायर विद योर मनी। लेकिन ये पैसा डे 1 पे तो नहीं आएगा। तो फिर एक दूसरी चीज आपके साथ आ जाती है, ऑलमोस्ट आपके दोस्त के माफिक, कि भाई तेरे को गाड़ी लेनी है ना, पर तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात, मैं हूं ना, मैं हूं, तू लोन ले ले, तू मुझे 5 साल तक तो कमाएगा ना, 5 साल में दे दियो पैसा वापस। एंड दिस मेक्स इट अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन कि रोज आप सुबह उठ के ऐड देखते हैं, बहुत खूबसूरत ऐड जिंदगी के, एंड कितनी खुशहाली जिंदगी बन सकती है, इतने सुहाने सपने, और फिर एक दूसरी साइड पे एक ऐड देखते हैं जहां कि आपका ड्रीम हाउस ओनली एट 8.7%, आपका ड्रीम वेडिंग ओनली एट 12%, आपकी बिल्कुल लाइक आप बैंक में जाइए, मैं जब बैंक में जाके वो ऐड देखता हूँ होम लोन के, पर्सनल लोन के, ऐसा लगता है जैसे वो हमें ज्ञान बेच रहे हो। भाई आप लोन दे रहे हो, मेरे ही पैसे हैं बाय द वे, ये आपके अपने पैसे तो नहीं है ना, मैंने ही ये पैसे यहाँ डाले हैं, जिसमें आप मुझे 3-3.5% ब्याज देते हो, एफडी करा देता हूँ 5.5% रो के, और वही पैसा आप मुझे वापस 8.5% घर के लिए देते हो, 14% पर्सनल लोन देते हो, 10% गाड़ी का लोन देते हो। तो ये जो सिस्टम है ये ट्रैप है। अब इस ट्रैप से निकलना पे इंतहा मुश्किल है यार राहुल, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मार्केटिंग में जैसे एज अ मैं बिजनेस की साइड से बात कर रहा हूँ, भाई मार्केटिंग में चीज नहीं बेची जाती, इमोशन बेचा जाता है। तुम कितने खुश हो, तो आदमी कह रहा है यार सर की छत, सुकून की नींद, एक घड़ी तुम लेके कैसे अनफा लगोगे, दुनिया वो ना कि क्रीम लगा के तुम कैसे वो तुम कैसे ये कर दोगे, तुम दुनिया झुक जाएगी। तो आदमी वो चीज पता नहीं खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, वो इमोशन से जो अटका हुआ है ना, वो इमोशन खरीद रहा है। तो वो चीजों को और मतलब वो लॉजिक को तो भाई मार्केटिंग का काम है कि इमोशन का ऐसा तूफान फेंको कि लॉजिक तो चला जाए साइड में, क्योंकि लॉजिकल आदमी तो कभी ऐसा काम करेगा नहीं। तो मार्केटिंग पहले कहती है इसके लॉजिक को मारना है, लॉजिक कैसे मरेगा, इसका इमोशन इतना हैवी कर दो, लॉजिक खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू व्हाट यू डू। वो ये नहीं खरीदते कि आप कर क्या रहे हैं, बेच क्या रहे हैं। क्या बेच रहे हो भाई, पानी बेच रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, हम बेच रहे हैं कि नलके का पानी पियोगे, पता कितना मैला होता है, पता कहाँ से आया है, कौन सी पाइपें हैं, पता नहीं कितनी जिंदगी से वो जंग खा रही हैं, ये हो रहा होगा। ये हिमालय का सबसे खूबसूरत पानी जिसमें मिनरल भरे हुए हैं, विटामिन भरे हुए हैं, प्रोटीन भी है इस पानी में, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, ये जल भी डाला हुआ है, आप यही लेंगे और मात्र सिर्फ 20 रुपए में, 20 रुपए में आपकी प्यास बुझेगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। आपकी 70% बॉडी पानी है और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे, 20 रुपए में 70% बॉडी का ध्यान। ये जब आप सुनते हैं एंड छोटी उम्र में सुनना शुरू करते हैं, एंड ये बदलाव ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये हमारे देश में बहुत जल्दी से आया, क्योंकि हमारे माँ बाप के टाइम पे अगर ये था भी कि ये भाई कोई लक्स हमें बेच रहा है, कोई हमें सिंथॉल बेच रहा है, वो घोड़े पे ऐसे भगते हुए सिंथॉल का ऐड है, भाई क्या लेना देना, मैं तो नहाता हूं, मैं घोड़े पे थोड़ी आता हूं, बट वो बेचा है उसको, तो पैसे नहीं थे, तो हम सिर्फ भाई हाँ दूर के ढोल सो हमने हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लक्स वक्स से ये सब हो जाता है, लेकिन पैसे ही नहीं थे। फिर पैसे जब आए तो फिर ये जनरेशन आई जो हमारे बच्चे हैं, हम थोड़े बहुत हम भी हैं, जो जेनजी और मिलेनियल्स की बात करते हैं, जिनको एक स्टेबिलिटी मिल गई जो उनके माँ बाप से मिली, कि एक घर पे छत मिल गई है, अब किराए के मकान पे नहीं है, ठीक ठाक गाड़ी मारुति 800 आ गई, एक बार स्कूटर से अपग्रेड कर लिया, कलर टीवी आ गया, एसी जिंदगी में पहली बार आ गया वगैरह। अब
ये एस्पिरेशन बन गया, क्योंकि अब सर की छत तो नहीं ढूंढनी ना, अब जद्दोजहद तो नहीं है, सड़क पे तो नंगे नहीं है, भूखे नहीं है। अब ये है कि जी दही नहीं लेंगे, ग्रीक योगर्ट कहाँ से आ रहा है, और फिर अब प्रोटीन खाना है, ये क्या फैट वैट थोड़ी लेते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी मैं सुबह सुबह पराठे खा लूंगा, मुझे प्रोटीन शेक लेना, ये सब। तो वो एक अपग्रेड आ चुका है, एंड ये पिछले 20-30 साल में ही आया है, combined by the growth of credit which has happened. And एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जेन अल्फा है, which are right now say 15-ish or so, वो ना fully give up मार चुके हैं, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि यार इन्होंने तो कुछ उखाड़ा नहीं, जिंदगी भर ये बोलते रहे कि जी मुझे ये चाहिए, लेकिन कहीं आसपास तो पहुंचे नहीं है, तो हम ना फाइट ही नहीं मारेंगे। They are not in the mode of owning anything. घर लेना ही नहीं है, रेंट पे रहेंगे, गाड़ी क्यों चलानी, हम गाड़ी सीखेंगे ही नहीं, हम ओला ऊपर पे ही रहेंगे, सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है तो हम वही करेंगे, हम सॉफ्टवेयर भी रेंटल लेंगे, हम लैपटॉप भी रेंटल लेंगे, हम सब कुछ रेंट पे लेंगे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप, हम शादी नहीं करेंगे, हम बच्चे नहीं करेंगे। तो कंप्लीटली डिफरेंट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जा चुके हैं वो, जहां दे आर ओनली लिविंग फॉर देमसेल्व्स, कंप्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक एंड गिविंग नो टू हूट्स अबाउट कि दुनिया कहाँ है, कैसी है। एंड ये बेचारे बीच में पिस गए, जेनजीज एंड मिलेनियल्स। सर वो बीच वालों के साथ हमेशा बहुत बुरा होता है। मैं वैसे कहता हूँ जब हम बच्चे थे तो पापा की चला करती थी, हम पापा बोले तो बच्चों की चल रही है, हमारी बेटी की नहीं आई। तो सर अभी जो आपने कहा सर, इसको ब्रेक डाउन करूंगा एक एक चीजों में, हमने बहुत सारी चीजें कही, मैंने सबके उसके अलग से ब्रेक डाउन कर रखा है। तो सबसे पहले खर्चों पे तो आएंगे, खर्चों से पहले एक बार इनकम पे बात करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में एंट्री लेवल सैलरी बरसों से नहीं बढ़ी। जैसे आईटी की मैं बात करता हूँ तो 3-3.25 लाख की सैलरी 2016 में भी जॉब चालू करोगे तो 3-3.25 थी, आज भी करोगे तो 3-3.25 है। तो अब ये सैलरी इनिशियल भी नहीं बढ़ रही, चलो कोई बात नहीं, इनिशियल नहीं बढ़ रही, बाद में बढ़ जाएगी, पर बाद में भी रेज हम फिगर सुनते हैं यार 2% रेज, 3% रेज, 4% रेज, इन्फ्लेशन जा रहा है 6, 8, 12, भाई बेसिक इन्फ्लेशन 6, लाइफस्टाइल मिला के 12-14, और ये बढ़ रही है 2-3। तो खर्चे तो चलो हम संभालेंगे, खर्चे हम रीजनेबल भी कर रहे हैं, इधर तो इनकम ही ऊपर नहीं जा रही। तो पहली बात ये क्यों हो रहा है, और सेकंड हम इनकम अलग से बढ़ाने के लिए क्या करें, क्योंकि मेरी जॉब तो नहीं दे रही। अब देखिए इनकम क्लियरली उन इंडस्ट्रीज में नहीं बढ़ रही है जहां उनका बिजनेस मॉडल ही कॉस्ट आर्बिट्राज है। अगर आप आईटी सेक्टर की बात करेंगे, इट इज बिल्ट ऑन द फैक्ट कि आप अपना काम जो होम कंट्री में एक्स में करते हैं, एक इंडिया जैसी कंट्री को आउटसोर्स करके x/10 या x/5 में कर सकते हैं। तो नेचुरली वो कॉस्ट आर्बिट्राज हमेशा मेंटेन होना ही चाहिए। डॉलर अनफॉर्चुनेटली हमेशा स्ट्रांग ही होता आया है, तो हमारी परचेजिंग पावर भी वीक होती जा रही है। एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स शुड गेट पावरफुल बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इस देश में सप्लाई इतनी है ऑफ दीज इंजीनियर्स कि डिमांड भर जाता है। सीटें उतनी हैं लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं, तो हमें प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि डिमांड और सप्लाई अगर 3 का हम 2.5 कर देंगे तो भी हमको लोग तो मिल जाएंगे, क्योंकि और उस इंसान को कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, कहीं और जाने की है ही नहीं। अब वो इनकम कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत क्लियर हो चुका है कि यार कम से कम इस जनरेशन को तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल इनकम सोर्सेज के बारे में सोचना ही पड़ेगा। एंड वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, वो मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे द अप्रोच दैट आई फील वर्क्स इज कि एक ऐसी जॉब लीजिए जो आपको स्थिरता प्रोवाइड करे, आपके बिल वगैरह सब क्लियर हो जाएं, आपकी जिंदगी में कुछ तनाव ना हो, वो सब, लेकिन वो जिंदगी की एस्पिरेशन पूरी नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपकी जिंदगी की पूर्ति कर सकता है। एंड देन यू विल हैव मल्टीपल जॉब्स जो आप अपनी रातों को, अपने वीकेंड पे, अपनी छुट्टियों में करेंगे, विच विल देन सपोर्ट यू। एंड वो जरूरी नहीं है सिर्फ जब लोग ऐसी जॉब्स के बारे में सोचते हैं तो वो इंस्टेंटली चले जाते हैं कि यार मैं डिलीवरी ड्राइवर थोड़ी बन जाऊंगा, मैं ओला ऊपर थोड़ी चलाऊंगा। नहीं, यू कैन बी अ नॉलेज वर्कर एज वेल। आप फ्रीलांस कोडिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांस एडिटिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांस डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। सब कुछ आज पॉसिबल है, एंड दैट आई थिंक इज द अपॉर्चुनिटी जो 10 साल पहले नहीं थी लेकिन अब आ चुकी है। तो आज अगर कोई चाहता है और मेहनत करने के लिए तैयार है, इनकम के साधन बहुत सारे हैं, लेकिन मेहनत से ही आते हैं, शिद्दत से ही आते हैं, थाली पे परोस के तो नहीं मिलते। सर आपने लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये लाइन मतलब कहीं लिख लेना लायक है, और ये सबको रट लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपकी जो बेसिक इनकम आज की डेट में है वो आपके खर्चे निकाल सकती है, एस्पिरेशन नहीं निकाल सकती। और अगर हम उसी इनकम में एस्पिरेशन के लिए जाओगे ना तो दुख मिलेगा या कर्जा मिलेगा। तुम अभी चाहोगे कि इसमें हो जाए तो होगी नहीं तो दुख, और या फिर तुम इसमें करने जाओगे तो कर्जा। बिल्कुल। तो तुम ये सोच दो कि यार ये सैलरी से मजे नहीं होंगे, अगर या तो मजे करने हैं तो एडिशनल काम कर लो,
और अगर एडिशनल काम नहीं होता तो फिर मजे के बारे में सोचिए मत, बोलो कि यार मैं बोरिंग जिंदगी, हमारे इतने लोगों ने जी मैं भी जी लूंगा बोरिंग जिंदगी। तुम इसमें एक्साइटिंग जिंदगी जीते हो ना, तो ही दुख है और तो ही खर्च है। सर अब आता है खर्चों वाले पार्ट पे, और खर्चों पे सबसे बड़ा खर्चा और सबसे बड़ी डिबेट रेंट और बाय वाली। पहली जनरेशन बोलती थी क्यों ईएमआई देनी है, हम तो रेंट पे लेके, हम तो खुद का मकान लेंगे, गुड। अब की जनरेशन बोलती है कि यार ये ईएमआई क्यों देनी है, हम तो ईएमआई की जगह थोड़ा रेंट दे देंगे, बचा हुआ एसआईपी दे देंगे, हम सही है। अब दोनों जनरेशन एक दूसरे को गलत मानती है। वो बोलते हैं बच्चों को आजकल क्या हो गया, मकान ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं बड़ों को क्या हो गया, क्या कर रहे थे ये। तो इसमें आज के रेट में जो भी यूथ काम कर रहा है 25, 30, 35 या जिसको घर लेना है, वो दोनों में से किस कैंप में जाए, या कौन सा कैंप सही कौन सा कैंप गलत? यार मेरा मानना यह है कि हर एक इंसान का खुद का अपना एक घर होना चाहिए, ठीक है। सवाल सिर्फ सही वक्त का है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से वो वक्त 35 साल के बाद ही है, उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे लोगों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, भर भर के लोग हैं, वैसे घरों में भी कोई कमी नहीं है, भर भर के घर हैं। क्योंकि भर भर के घर हैं तो जो किराया एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू है, जिसको रेंटल यील्ड बोला जाता है, वो हमारे देश में बहुत कम है। आप देखेंगे तो बड़े बड़े शहरों में भी मैक्सिमम 2-2.5% होगा, छोटे शहरों में वो 1.5-2% भी हो सकता है। मतलब अगर आप 50 साल तक उस घर पे रहेंगे तब भी उस घर की पूरी वैल्यू आप नहीं पूरी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ किराया ऑल्सो। तो क्यों खरीदा जाए? लेकिन किसी पॉइंट पे खुद की शर्त होना एक इमोशनल डिसीजन हो जाता है, जो मैं बिल्कुल मानता हूं 35 साल के बाद आपको कंसिडर करना चाहिए। उससे पहले आप डिसाइड करिए कि आप कौन से शहर में सेटल होना चाहते हैं, कौन सी कॉलोनी में सेटल होना चाहती है, क्या आपका बजट है, उसकी तरफ सेव करिए ताकि कम से कम लोन लेना पड़े, ज्यादा से ज्यादा आप अपना पैसा ही डाल दें उसमें, ताकि 35 साल के बाद भी अगर आप 15-20 साल का लोन लें, वो 10 साल के अंदर ही आप आराम से चुका देंगे और 35 साल तक आप लोन से फारिग हो जाएंगे। दैट आई थिंक शुड बी द राइट प्रोसेस। जो 25 साल की उम्र में घर ले लेते हैं, यार इतनी बड़ी गलती। आप 20 साल का 25 साल का लोन अपने सर पे डाल रहे हो, तो अब आपकी जॉब जो है वो आपकी इच्छा नहीं रही, आपकी जरूरत बन चुकी है, आपका कैद हो गया है। दूसरा, आपने जितनी भी आमदनी से घर खरीदा वो बहुत ही जल्दी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी आमदनी तो उतना ही घर खरीद सकती थी ना, फिर आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप भी रहेंगे, तो वो कहाँ इतना हो जाएगा। तीसरा, जो हमारे समाज में बहुत होता है कि यार सोसाइटी कैसी है, कॉलोनी कैसी है। अब जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा वैसे आप चाहेंगे कि ये फराटेदार एकदम गेटेड कम्युनिटी में रहेंगे, बढ़िया से टावर में रहेंगे या बड़ी सी कोठी में रहेंगे, तो जहां आपने घर खरीदा था, जितनी आपकी उस समय पे हैसियत थी वो छोटी दिखने लगेगी। एंड सबसे जरूरी चीज, आप मोबाइल नहीं रहेंगे। आज सबसे बढ़िया चीज एक वर्कर के लिए है उसकी मोबिलिटी, कि आज बढ़िया बैंगलोर में नौकरी मिली, बैंगलोर, उसके बाद पुणे में मिली, पुणे, फिर जयपुर में मिली, जयपुर, फिर गुड़गांव में मिली, गुड़गांव, फिर ऑस्ट्रेलिया में मिली, ऑस्ट्रेलिया। कहीं कोई इमोशनल ऐसा बंधन नहीं है जो आपको रोक रहा है। लेकिन 25 साल की उम्र में आपने घर ले लिया, यार घर खरीद लिया था पुणे में, अब यहीं रहना चाहिए, अब ना मुझे पुणे की नौकरी चाहिए। भाई अगर सबसे बढ़िया नौकरी तुम्हें कहीं और मिल रही है, जहां सीखने को मिलेगा, कमाने को मिलेगा, ग्रो करने को मिलेगा, व्हाई वुड यू स्टिक अराउंड विद जस्ट पुणे? अब सर इसमें एक और डिबेट, बड़ी डिबेट घर में ये चल रही है अभी कि जेन जी आज की डेट में अपना घर कभी भी नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा साहब? तो पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, आप इस पे एग्री करते होगे? क्यों? मैं इसके पीछे पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, क्या कैलकुलेशन चल रही है कि आप अगर लाख रुपए महीना भी कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 3% अर्नर में आते हो कि यार टॉप 3 में हूं मैं। अब वो लेकिन 1 लाख कमाने वाले का अपन रूल क्या कहते हैं कि 30% से ज्यादा ईएमआई मत लेना, नहीं लेना। तो वो 30,000 की ईएमआई दे सकता है। तो 30,000 मैं मान रहा हूँ मोबाइल भी नहीं लिया उसने ईएमआई पे, कार भी नहीं ली, वो सिर्फ घर देता है, तो 30,000 की ईएमआई देगा। तो 30,000 की ईएमआई पे बंदा क्या ले सकता है? 30 लाख का लोन। 30 लाख का लोन लेगा, 10 लाख खुद के मिला लेगा, 10 लाख इधर उधर से मदद मांग लेगा, उधार मांग लेगा, पापा मम्मी से मांग लेगा, 50। अब वो 50 लाख का जो घर है वो कहीं है नहीं। 50 लाख का घर, क्योंकि अब वो उसकी कमाई कितनी है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए कमाने वाला कहता है कि यार मेरे को अच्छी सोसाइटी में, गेटेड सोसाइटी में अच्छा सा 2 BHK दे दो, तो वो 1.5-2 करोड़ से नीचे आता नहीं। और वो 50 लाख लेने जाएगा तो उसको सोसाइटी से बहुत दूर, कहीं गली मोहल्ले में, जंगलों में, जहां से 2 घंटे का ट्रैफिक रोज का आएगा। तो वो कंफ्यूज है कि यार 50 लाख जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है, वो घर तो यहाँ से बहुत दूर है, और जो मेरी एस्पिरेशन कह रही है वो तो इस सैलरी में आ ही नहीं रहा। और इस समय के साथ मेरी सैलरी 5% बढ़ेगी, पर ये 1.5 करोड़ का घर तो 170 हो जाएगा। अब जैसे आपने कहा 25 में मत लेना, इसको 35 में लेना, तो ठीक है मैं 1.5 का घर 25 में नहीं लूंगा, 35 तक तो घर ही 3.5 का हो गया, तो मैं क्या करूं? तो अगला इस कैलकुलेशन से हो रहा है कि यार ये घर कभी खरीद नहीं पाएंगे। तो पहली बात, क्या आप इससे एग्री है? और अगर एग्री है तो भाई क्या सॉल्यूशन, क्या एडवाइस है कि क्या करें फिर ऐसे केस में? हाँ, ये तो है यार कि घरों की कीमतें जो हैं वो सैलरी से
आसपास भी मैच नहीं करती हैं। इनफैक्ट एक स्टडी आई थी कि बॉम्बे में अगर आप अपनी 100% कमाई भी बचाते हैं तो ऑन एन एवरेज आई थिंक 75 साल लगेंगे आपको एक घर खरीदने में, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द कंट्री, जो हम जानते हैं। दिल्ली में भी ये नंबर कुछ 35-40 साल का है, विच इज क्रेजी, लाइक कि आप अपनी जिंदगी भर पूरा कमाएंगे, 100% बचाएंगे, तब जाके शायद वो घर खरीद पाएंगे, वो भी आज के दाम पे। उस समय पे तो पता नहीं किस लेवल पे पहुंच चुका होगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल निहिलिज्म। एंड फाइनेंशियल निहिलिज्म होता है कि यार मैंने ना गिव अप मार दिया, चाहिए ही नहीं, लाइक तुम जाओ भाड़ में, मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी अब इस EMI देने की बजाय या इस तनाव में घुसने की बजाय आराम से अच्छे से बिताऊंगा, मैं जाऊंगा लद्दाख, मैं जाऊंगा गोवा, मैं जाऊंगा यहाँ वहां, मैं खुश रहूंगा, मुझे क्यों इसकी सरदर्दी लेनी है। एंड ये जनरेशन धीरे धीरे अब उस मकाम पे आ रही है। लेकिन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, देन द ओनली वे इज टू बी कंसिस्टेंटली सेविंग व्हाट यू आर अर्निंग। क्योंकि जो आपने बताया राहुल वो सही है, आपकी आमदनी 5-7% ऑन एन एवरेज बढ़ेगी, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप सही से करें तो वो 12 से 15% ऑन एन एवरेज बढ़ सकती है। तो वही अगर आप एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे 10-15 साल के लिए, एंड इंडिया, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगले 10-20 साल बहुत अच्छे से ग्रोथ फेज में जाएगा, तो ये 12% 13% पॉसिबल होगा। तो फिर आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं करेंगे, आप लोन के इंटरेस्ट को भी बीट करेंगे, एंड उससे you will be able to subsidize not just the real estate cost but also the loan cost and get to a point जहां आप hopefully एक अफोर्डेबल लेवल। और इसमें एक एंगल और है सर कि आप सिंगल लेग पे नहीं कर पाएंगे, वो जो एडिशनल लेग है ना कि सिर्फ सैलरी के बेसिस पे नहीं, कि सैलरी का कुछ बचाया उसको इन्वेस्ट किया, तो ये तो इनसफिशिएंट है। सैलरी का कुछ बचाना पड़ेगा और एक अलग से इनकम पूरी लानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो फ्रीलांसिंग करके लाओगे वो तो 100% डाला जा सकता है, बिल्कुल, उससे कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो सिंगल इनकम से नहीं होगा, ये पक्का है। सिंगल इनकम तो बहुत मुश्किल होती जा रही है, अनलेस ऑफ कोर्स वो सिंगल इनकम बिजनेस इनकम हो गई। वो बिजनेस की तो बात है, क्योंकि बिजनेस में कंपाउंडिंग तो अलग है, बिजनेस तो 2x भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं आज 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मैं कल 3 भी कमा सकता हूँ, परसों 10 भी कमा सकता हूँ, तो बिजनेस तो सब बीट कर देता है अगर अच्छे चल जाए तो। जॉब वालों के साथ समस्या है। बिल्कुल। तो सर अगेन, वैसे आपने कई बार बताया है आपकी यूएसपी, अगेन आई वुड लाइक टू टेक इट ऑन रिकॉर्ड, रूल्स व्हाइल बाइंग अ होम और कितनी मैक्सिमम परसेंटेज EMI। तो रूल का यार वो होता है, इट इज कि आपको आइडियली जो लोन है वो 25 साल का लेना चाहिए। आइडियली जो घर की वैल्यू है वो आपके इनकम की 15 से 20 गुना के अंदर अंदर ही होना चाहिए। एंड जो आपकी EMI है, जो आपने बताया, वो आपके टोटल तनख्वाह के 30% के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये सिंपल सा रूल है, एंड ऑफ कोर्स इस रूल में इधर उधर 19-20 होगा, लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से अब जयपुर बैठे तो रूल अलग हो सकता है, मुंबई के तो बात अलग हो जाएगी। सर घर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो खर्चा जिसके लिए बात करते हैं यहाँ, सपने, अपने सपनों की छत और अपने सपनों की कार। और एक बात कहते हैं, कार नॉर्मली लोग कहते हैं यार पॉइंट A से पॉइंट B तो जाना है, लेकिन कार कन्वीनियंस नहीं है, कार है सोशल स्टेटस। कार वो है जिससे सोसाइटी, परिवार, घर, रिश्तेदार जज करता है कि तुमने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया। तो आदमी कहता है कि यार मेरी एस्पिरेशन नहीं है, मतलब मैं तो समझ गया, अंकुर जी की वीडियो देख के मैं समझ गया कि यार मेरी कैलकुलेशन तो कह रही है कि यार अपने तो ये टियागो बैटरी है या वैगनआर बैटरी है, पर यार वैगनआर लिया है तो मेरे कजन नहीं छोड़ेंगे मेरे को, मेरे पापा बोलेंगे यार क्या है ये, तो इतना पढ़ा लिखा है तो क्या लेके आया। तो मेरे यार कुछ EMI बढ़ा के, कुछ लोन बढ़ा के यार क्रेटा या डस्टर या हैरियर तक तो जाना ही पड़ेगा साहब। तो ये जो जा रहा है, तो पहली बात कन्वीनियंस नहीं है, वो समझने के बाद भी बेचारा दबा होके ये डिसीजन ले रहा है, तो उसको क्या एडवाइस है? पहली बात तो ये सब बेचारे के साथ क्यों हो रहा है और क्या एडवाइस है ऐसे आदमी को? बात तो बिल्कुल सही बोली यार आपने। मेरी ना राय ये रहेगी कि अगर आप उस गेम में फंस गए हैं जहां गाड़ी आपके लिए एक सोशल स्टेटस है, तो जितना डिले कर सकते हैं गाड़ी के परचेज को कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बड़ा सरप्राइजिंगली अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, उस इंसान का स्टेटस जो उबर और ओला में ट्रैवल करता है ज्यादा है देन समबडी जिसके पास वैगनआर या ऑल्टो है। क्यों लगता है यार ये इंसान इतने पैसे कमा रहा है कि अपनी गाड़ी नहीं लेता, दूसरों की गाड़ी, ड्राइवर वगैरह सबके साथ, ना पार्किंग का झमेला, ना इंश्योरेंस का, ना मेंटेनेंस का, ना कुछ का, ऑर्डर करता है, बैठ के जाता है राजा के जैसे। प्ले दैट गेम देन, वो आप बेटर ऑफ है। देन इफ यू आर गेटिंग इनटू दैट नट कि यार
वैगन आर से लोग पिटाई करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। मेरा पर्सनल मानना है, और मैं हमेशा से यही माना हूँ, जब आपने भी अपनी कहानी बताई कि यार गाड़ी ना सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाली है, तो मुझे तो कभी फर्क पड़ा नहीं कि मैं कौन सी गाड़ी में जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या था। बस ये था कि गाड़ी सुरक्षित होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और लो मेंटेनेंस होनी चाहिए, तो बस वही वो मारुतियां ली हैं। और सर एक इम्पॉसिबल सा, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हाँ। कि कैसे कन्विंस करें इन लोगों को कि भाई नहीं कर सकते, टू पॉइंट भी है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लाइक लोगों को अगर कन्विंस करने निकले तो फिर तो आपकी हार निश्चित है। समझाओ तो सही। हार निश्चित है दोस्त, हार निश्चित है। समाज को कोई कन्विंस नहीं कर सकता। तो या तो तुम एनालिसिस में आ जाओ कि कहो जो कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी मोड पे आने वाले, उसी मोड पे ही अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो फिर तो तुम गए। बिल्कुल, कि अगर तुम्हें लोगों से फर्क पड़ता है तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी, फ्यूचर सब पे फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें इनसे फर्क पड़ता है ना, ये तो फर्क पड़वा के ही जाएंगे। ये तो जाएंगे, इनको तो काम ही है। तीसरा है कि बाहर खाना, कि हर वीकेंड पे कुछ खा के आते हैं, या स्विगी से कुछ मंगा लेते हैं, या अमेजन पे कुछ कूल दिख गया, ये साल में 2 ट्रैवल ले लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि यार देखो ऐसा है कि अब घर तो मैं नहीं ले पा रहा, गाड़ी में नहीं ले पा रहा, या गाड़ी तो मैंने ले ली और घर तो मैं ले नहीं पा रहा। अब ये पैसे जो बचे, काम करता हूँ कि बड़ी खुशी तो नहीं मिल रही, छोटी छोटी खुशियां रोज ले लेता हूँ। इस वीकेंड पे खुश हो जाता हूँ, 6 महीने में यहाँ खुश होता हूँ, और वो ये खुशियों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और जितना ये इन छोटों पे कर रहे हैं, वो जो ड्रीम था उनका और दूर जा रहा है। मतलब अगर वो था कि 15 साल में भी घर नहीं आएगा, ये कर रहे थे, तो अब 20 साल में भी नहीं आएगा। ये जो माइंडसेट है, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भैया क्या कर रहे हैं ये लोग? माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंडसेट के अप्रोच में प्रॉब्लम है। माइंडसेट ये है कि छोटी छोटी खुशियां ही ले लेते हैं क्योंकि बड़ी खुशी बहुत दूर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया अप्रोच है। लेकिन तरीका उसका ये है कि पैसे खर्च करके वो छोटी छोटी खुशियां आती हैं, वो गलत है। क्योंकि इस जिंदगी में मेरे हिसाब से खुशियां जो हैं वो बिना पैसे के भी बहुत अच्छे से आ सकती हैं। आपके दोस्त अगर बढ़िया हो, अगर आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हो, अगर आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो उठा लीजिए एक बाइक, निकल जाइए और देख लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप उस ट्रैवल के साथ अटैच करेंगे, यार अगर 5 स्टार होटल में नहीं रहे तो क्या ही किया जिंदगी में, और अगर स्पा नहीं किया तो क्या ही किया जिंदगी में, और अगर बिजनेस क्लास में नहीं गए तो क्या ही किया जिंदगी में, तो फिर आप अपने आप को फिर से जकड़ रहे हैं। आपको छोटी छोटी खुशियां वाकई में खुशियों के लिए ही ढूंढनी है। एंड आई फील कि अगेन वो कंज्यूमरिज्म की वजह से ना, हमें बहुत इंस्टाग्राम ये बता देता है कि यार ये खुशी जो है ये सिर्फ पैसे से ही आ सकती है। ये खुशी तभी आएगी जब आप पीवीआर में धुरंधर ना रिक्लाइनर पे बैठ के देख रहे होंगे, और कम से कम 450 रुपए का पॉपकॉर्न और कम से कम फिर 800 रुपए का एक पिज्जा या पास्ता कुछ खा के ही आएगा। अगर आप टीवी पे देख के नहीं आएगी, टीवी तो दूर की बात है, अगर आप वो 200 रुपए वाली सीट देख के धुरंधर देख रहे होंगे तो वो धुरंधर नहीं होगी, वो तो फिर घटिया पिक्चर हो जाएगी। पर नहीं है, लाइक, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग सोल्ड। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फिर से वही ट्रैप है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये एक ट्रैप है, और ये ट्रैप बहुत केयरफुली आपके लिए डिजाइन किया गया है, और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। जितना फंसेंगे उतना ही आपकी जिंदगी उन खुशियों से वंचित रहेगी जिस खुशी के पीछे आप भाग रहे थे। तो अंडरस्टैंड दैट टू फाइंड स्मॉल जॉयज इन लाइफ यू डोंट ऑलवेज हैव टू स्पेंड मनी। दूसरी चीज, पैसा प्लीज खर्च करिए। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि यार अंकुर को बोलते रहते हैं पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, तो क्या ही कर लेंगे पैसा बचा के। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जिस मेहनत से आप पैसा कमा रहे हैं उसको प्लीज अपनी खुशियों के लिए खर्च करिए, लेकिन एक सीमित रूप में। तो एक बजट बनाइए कि हर महीने का लेट्स से 30% मैं अपनी खुशियों पे खर्च करूंगा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी खुशी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए पैसा जरूरी है, कौन सी खुशी बिना पैसे के भी हासिल हो सकती है। लेकिन उस 30% के दायरे के अंदर अंदर ही रहना है। जितना आप अपने आप को उस डिसिप्लिन में रखेंगे, आप अपनी जिंदगी भी कमा पाएंगे, अपने जिंदगी को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, एंड खुशियों से वंचित नहीं रहेंगे। सर एक लॉजिक और था, मतलब जो बड़े लोग कहते हैं, मेरे को उसमें वो काफी लॉजिकल लगा कि यार तुम है ना होम लोन या कुछ ऐसा लोन ले लो, उससे क्या होगा, सब क्या होगा भाई, तुम्हारे 1 लाख तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारे पास अगर हर महीने की 1 तारीख को 40,000 30,000 की किस्त कट गई तो कट गई, तुम्हारे हाथ बंद गए अपने आप, और एक असेट बन रही है। अगर वह ये 30 तुम यहां नहीं दोगे ना, तो ये 30 कहीं और तो जाने ही है। तो तुम ऐसी जगह डाल दो जो असेट बन रही है। तो इस लॉजिक पे आप क्या कहते हो? यार मैं इस लॉजिक से पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये आपको तब भी बांध रहा है। मैं ये बोलूंगा कि आप एग्जैक्टली इसी लॉजिक को ना एक SIP में डाल दो कि जब हर महीने की तनख्वाह आपकी आती है, आप बैंक को ये तो नहीं बोलते यार इस बार मन नहीं कर रहा, बैंक तो EMI लेके रहता है। SIP को भी आप वैसे ही मानिए, आप SIP करते हैं तो हर महीने कट जाता है। हाँ, उसको आप रोक सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अज्यूम करते हैं कि नहीं रोकते, कट गया ना,
अब जो बचा उसी से महीना निकालना है, तो फिर वही आ जाएगा Rule जो तो वही लग आप गया ना, करते हैं, सही रूल बात। वही वैसे रहेगा। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं यार, महीने के एंड में जितना बचेगा, अगर बचेगा तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो है गरीबियत का माइंडसेट। गरीबियत का माइंडसेट बोलता है कि हमारी आमदनी में से खर्चा निकल के जो बचता है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। अमीरियत के माइंडसेट ये बोलता है हमारी आमदनी में से सबसे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उसमें अपना खर्चा निकालते हैं। एंड ये अमीरियत की माइंडसेट हर एक इंसान में होनी चाहिए। सर एक और कंसेप्ट, एक और जो खर्चा है, ये रेगुलर खर्चा नहीं है, पर ये एक खर्चा ऐसा है जो होता कभी कभी है पर ये सालों की सेविंग खत्म करता है, विच इज लग्जरी वेडिंग्स। आजकल ये बैंक, अच्छा जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि अरे ये शर्ट क्यों ले रहा है, तो और चल जाएगा भाई ये शर्ट इतनी जल्दी क्यों ले रहा है, तो महंगा शर्ट क्यों लाया, 2000 के क्यों लाया, 500 का शर्ट आता है, ये 2000 की चप्पल क्यों लाया, 1000 की आती है। यही पेरेंट्स 20 साल की सेविंग इकट्ठी करके कहते हैं कि हाँ जी हमारी तरफ से ये बिल्कुल बड़ा हॉल कर दो, 25 मिठाई कर दो, ये ऐसे कर करके करते हैं। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? मुझे ना ये कभी क्योंकि हम कहते हैं हर बार हम कहते हैं यूथ को समझाओ, यूथ को समझाओ, अब की बार पेरेंट्स को समझाओ। नहीं, ये क्या हो रहा मुझे है? जेन्युइनली नहीं समझ में आता है कि हम क्यों अजनबियों को, अजनबी भी नहीं, चलो परिवार अजनबी जो भी हैं, उनको 4 दिन खाना खिला खिला के अपने आप को कर्ज में डालते हैं और 2 लोगों की जिंदगी कर्ज से शुरू करवाते हैं। एब्सोल्युटली क्रिमिनल। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि शादी शुड बी अबाउट वो 2 लोग और उनके 2 परिवार जो मिल रहे हैं, एंड उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको खुशी मनानी चाहिए। बाकी लोग खुश हैं तो हैं, नहीं हैं तो ठीक है यार, आपकी जिंदगी थी, आपने जो करना था कर दिया वगैरह। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी याद आ रही है। मेरे वाइफ की एक फ्रेंड है, उनके पेरेंट्स काफी बुजुर्ग हैं, आई थिंक 70 प्लस के हैं, तो ये बहुत पुरानी बात है। उन्होंने जब शादी करी थी, उन्होंने बोला था यार हम शादी जब करेंगे ना, हम तभी करेंगे जब खुद का घर होगा। तो उन्होंने पूरे अपने डेटिंग पीरियड में सेव किया, घर खरीदा, सारे पैसे उसमें चले गए। तो जब शादी करी थी, जो भी शादी पे आए थे, उनको एक कोल्ड ड्रिंक और एक समोसा मिला था बस। और मैंने बोला यार सबसे बढ़िया शादी, अमेजिंग शादी, सबसे बढ़िया शादी, सुन के ही मजा आ गया। ये लाइक सबको बोला थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा, ये रही कोल्ड ड्रिंक, ये रहा समोसा, थैंक यू। और हमारा घर बन चुका है। हाँ। हमने और बॉम्बे में घर खरीदा है, आज पता नहीं कितने करोड़ का वो घर होगा, सब सेट हो चुका है, कोई कर्ज नहीं जिंदगी में, दोनों खुश हैं, अपने घर में रहेंगे, किसी को कुछ किराया नहीं देना, जो वगैरह वगैरह। एंड जो लोग आए, आई एम श्योर उन्होंने उतना ही आशीर्वाद दिया होगा कि अगर गालियां भी दिख नहीं रही हैं, क्योंकि घर दिख रहा है और कर्म दिख रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखा कि पाप। बातें 3 दिन की, घर जीवन भर का। बिल्कुल। तो मुझे अक्षय कुमार की एक मूवी और याद आ गई, वो था ना कि तुम 1 लाख रुपए इकट्ठा करके लाओ तो शादी होगी। हाँ। तो वो कहता है कि मैं 100 आदमियों को काट दूंगा, सब 1000 रुपए लेके आना तो तुम 1000 लाओगे, मैं दे दूंगा, मेरी शादी हो गई। तो ये और है कि यार अभी हमारा घर में इतना लगा है, तो शगुन का जो लिफाफा में गिफ्ट मत लाना, कैश ही लाना, और सबको लाना है 500 रुपए। तो कम से कम जितने गेस्ट आएंगे मेरा काम भी होगा। तो 500 रुपए आ रहे हैं, तो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जा रही है 500 रुपए का चगना। एक हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो अपने ना ट्रैप, हम कहते हैं ट्रैप में फंस गए। तो हम ट्रैप के लिए ब्लेम किसको करते हैं नॉर्मली, कि भाई बड़ी कंपनीज या ये, कि और देखो बैंक्स ने या कंपनीज ने ट्रैप चला दिया। मैं बोलता हूँ इनसे बड़ा ट्रैप तो जो हमारे घर वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी, ये बड़ा ट्रैप है। बैंक वाले की बात में मानू ना मानू, बैंक वाला तो रोज ऐड दिखाता है, मेरे फर्क नहीं पड़ता, टीवी पे कुछ भी आता है, मेरे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पिताजी कुछ कहते हैं या मेरा दोस्त कहता है, रिलेटिव कहता है, फर्क पड़ता है। तो हमारी एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे लायबिलिटी को खरीदने को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत। तुमने आईफोन ले लिया, तुम बड़े आदमी, तुम SIP कराते हो, कंजूस आदमी, बेवकूफ आदमी। तुमने गाड़ी ले ली, वाह यार क्या बड़ा आदमी है, क्या तुम वैगनआर चलाता है, क्या क्या तूने 12 लाख की गाड़ी की जगह 8 की वैगनआर लेके 7 इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट का, जीवन के मजे तो ले। तो जब आपके ही क्लोज रिलेटिव, परिवार वाले आपकी असेट को SIP कराने को, सेविंग कराने को तो रिडिक्यूल करते हैं कि यार बेवकूफ है, कंजूस है, कुछ नहीं आता, 1 रुपया से खर्च नहीं होता, और आपके लायबिलिटी लेने को, वो भी लोन पे, सेलिब्रेट करते हैं भयंकर, अरे यार आईफोन ले लिया लड़के ने, अरे गाड़ी ले ली, अरे घर ले लिया, अरे क्या शादी की थी, अरे कितनी कंट्री घूम के आ गया। तो ऐसी सोसाइटी में वेल्थ कैसे क्रिएट करें अपन? बहुत बढ़िया पॉइंट बोला यार आपने। मैं जैसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है राहुल, जब हमारा लोन सैंक्शन हो जाता है, हम कितने खुश होते हैं कितने लोन सैंक्शन हो गया, मुझे अब इस बैंक को 2 गुना पैसे वापस करने होंगे, मेरी जिंदगी कितनी अमेजिंग है, फाइनली मैं कर्जे में आ गया।
तो इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग। लेकिन जो आपका पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि अगर कल्चर ही ऐसा है जहां ये सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा, सबसे पहले प्लीज ये समझिएगा कि ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी उसी दायरे में पले बड़े जिस दायरे की सीख वो आपको देना चाहते हैं। अगर उस दायरे से बाहर निकलना है तो वो सीख भी बदल ही जाएगी। आप ऑलमोस्ट ये बोल रहे हैं कि यार अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है, उसको अगर मैं फिजिक्स समझाने की कोशिश करूंगा वो नहीं समझ पाएगा ना। वो उसमें उनकी गलती नहीं है, उनको सिखाया ही कुछ और गया है। इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ जानते नहीं है, पर वो जो जानते हैं और आप जो जानते हैं वो तो अलग चीज है। अब ये बहुत मुश्किल होता है, कहना तो बहुत आसान है एक पॉडकास्ट में, लेकिन अगर परिवार में रोज ही हो जहां अंदर ताने मिले और फिर मजाक उड़े। ले लिए मौसा जी के लड़के ने भी गाड़ी ले ली। हाँ ये ले ली, लाइक कि बोला देखो भाई शर्मा जी के बेटे को देखो, रमेश तो मालदीव गया है। खैर वो तो जाते रहते हैं, हम तो कहाँ गोवा चल जाए वही बड़ी बात। हाँ, तो भाई तुम्हें खाना मैं एक गले से खाना नहीं उतर रहा रहने ही दो। आज मैंने घी वाली रोटी मंगा ली थी। तो वो हमेशा मुश्किल रहता है, लेकिन यही है ना कि यार शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेम। आपको किसी न किसी पॉइंट पे एक ऐसी इकोसिस्टम बनानी ही पड़ेगी जो आपको अंडरस्टैंड करती है, जो आपको समझ पाती है। जैसे आप सीए हैं, आई एम श्योर जब आप सीए की तैयारी कर रहे थे आपके आसपास वो लोग थे जो सीए की तैयारी कर रहे थे। हाँ। क्योंकि अगर आपने आसपास उन लोगों को रख दिया होता जो बोलते हैं राहुल क्या कर रहा है यार, पागल हो गया, सीए करने की कोशिश कर रहा है, मस्ती करते हैं यार, बीकॉम करके एकदम जिंदगी बन जाएगी, पापा का बिजनेस है, इधर है, कुछ है वगैरह वगैरह, तो आप सीए कभी नहीं बन पाते। लेकिन आप सीए तभी बने जब आपने आपके आसपास उन लोगों को रख लिया, चाहे वो सीए बने ना बने, जो सीए बनना चाहते थे, और वो रोज सुबह शाम सीए की बातें करते थे, प्रैक्टिस शाम को करते थे, असाइनमेंट रात को करते थे, आर्टिकल शाम को करी वगैरह वगैरह। एंड दैट इज द एनवायरनमेंट दैट यू नीड टू बी इन मोर सो। तो कंपनी जो है आपकी, जो कंटेंट है आपका, जो आपके दिमाग में आइडियाज जड़ाए जाते हैं, वो कहां से आते हैं, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन। बेसिकली अपनी कम्युनिटी और अपना पीयर ग्रुप ऐसा चूज करो जो आपकी लाइबिलिटी को सेलिब्रेट ना करता हो। बिल्कुल। जो जैसे मान लो आपने कहा यार मेरे पास भी गाड़ी नहीं है, मैंने कहा सर मेरे पास भी गाड़ी नहीं, यार अपन दोनों डिस्कशन करेंगे तो कितना मजा आएगा। exactly. और तीसरा आदमी आके बटे यार मैंने तो मर्सिडीज का नया वाला ले लिया, तुम दोनों क्या बोलेंगे यार भाई इसके साथ कम बैठेंगे। हाँ, exactly. ये डिरेल करता है अपने so को। true. तो यू हैव टू बी विद इन दैट सर्किल जो कि आपके वाले पाथ पे हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। गुड सर, 3 खर्चे जो आपको इमीडिएटली या तो बंद कर देने चाहिए, काट देने चाहिए अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो। मैं 3 नहीं, मैं तो एक ही बोलूंगा, ऐसा कोई भी खर्चा जो आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखिए मैं कितना अमीर हूँ, ये सारे खर्चे आ गए। सारे खर्चे उसी में। खुद के लिए तो सर एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हमारे जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं उनका मार्जिन 3 गुना होता है वर्सेस जो प्रोडक्ट हमारे बेडरूम में आते हैं। बोले क्यों? तो बेडरूम वाले प्रोडक्ट में आदमी कहता है अरे हमको ही तो सोना है, बिल्कुल, अरे मैं ही तो सोऊंगा, चद्दर थोड़ी सी गंदी भी तो क्या हो गया, अपन ही तो है, थोड़ी सी फट भी गई तो क्या हुआ, अपन ही तो है, तकिया पुराना हो गया क्या हुआ, अपन ही तो है। जिसपे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे 300 उसमें एवरेज जहां पे सोफे पे कोई कभी आके बैठ सकता है वो सोफा क्रीज होना चाहिए, वो ड्राई क्लीन होना चाहिए, सबसे महंगी पेंटिंग वहीं लगाओ, सबसे महंगी स्टेच्यू वहीं लगाओ, सारे अवार्ड वहीं लगाओ, सारा खर्चा वहीं करो। और जो ड्राइंग रूम का सोफा है उसको 50,000 का होना है, अपने रूम का सोफा भी इसका भी लगा लेंगे। तो ये दिखावा इतनी खतरनाक चीज है। तो ये बिजनेस ऐसे ऐसे चल रहा है। तो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आई टेल ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जहां पे आदमी दिखावे तुम्हारा रेवेन्यू मार्जिन कहीं नहीं जाएगा। सर हमको हाई मार्जिन बिजनेस चाहिए, ऐसा बिजनेस कर जो दिखावे का फिर देख के मजा आता है। अच्छा सर, जेनजी पे बात करते हैं। हमारे जेनजी इन सोशल मीडिया, सर क्या लगता है ये जो इतनी सारी चीजें हो रही है दिखावे वाला, पहले दिखावे वाला मैटर था कि मामा का लड़का, मौसा का लड़का, चिंटू पिंटू, अब सोशल मीडिया आने के बाद ये गेम नेक्स्ट लेवल पे नहीं चला गया। तो क्या आप इसको मतलब, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ सर जो स्ट्रीट वेंडर है ना, वो रिक्शे वाला आईफोन मिल जाता है मुझे उसके पास, वो दिहाड़ी करने वाला कहता है सामान उठाना है, वो कहता है भाई साहब रुको एक बार फोन साइड में रखो। कौन सा फोन था भाई? ये आईफोन था, मेरे पास नहीं है आईफोन भाई, मैं चल रहा हूं ऐसे ही। वो आईफोन के नीचे बातें नहीं कर रहे। तो ये जो प्रेशर आया सोशल मीडिया का, इसको आप कैसे देखते हो और इसको कैसे अवॉइड करें? चलो अपन ने कहा यहाँ तो पीयर ग्रुप बदल लेते हैं, ये 4 लोगों से नहीं इन 4 से मिलेंगे, यहाँ वाले 400 का क्या करें? ये वाला यार, इनफैक्ट मैं एक बहुत खूबसूरत कोट है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। ये 2026 में बदल चुका है। You are the average of not the 5 people you spend time with, you are the average of the 5 channels you follow. क्योंकि हम सबसे ज्यादा वक्त ना ऑनलाइन बिता रहे हैं, सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। तो आप किसका कंटेंट सुनते हैं, आप किसके ख्यालों को अपने दिमाग में डालते हैं,
आप किन ख्यालों से अपने आप को सराउंड करते हैं, दैट डिटर्मिन्स हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी। क्योंकि लोगों से मिलना तो हमने इतना कम कर दिया है, मुश्किल से कुछ बात हो पाती है, गंभीर डीप बात तो हो ही नहीं पाती है, बातें तो हम इन्हीं के साथ कर रहे हैं, विचार तो हम इन्हीं के साथ बांध रहे हैं। तो यू हैव टू केयरफुली सिलेक्ट हु यू फॉलो। मैं हमेशा हर एक जेनजी को यही बोलता हूं कि अगर आपने एक ऐसा चैनल फॉलो कर लिया जो आपको मजबूर कर देगा सोचने में कि आप यार घटिया दिखते हो, आप गरीब हो, आपकी सोच गरीब है, आपकी बॉडी नहीं बनी हुई है, आपका दिमाग नहीं बना हुआ है, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, आप मजे नहीं लूट रहे हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास ये लल्लू सा एंड्रॉइड फोन है, तो उस चैनल से आपकी जिंदगी बर्बाद ही होगी। क्योंकि वो चैनल का मकसद ही है आपको ये बताना कि आप तुच्छ इंसान हो। लेकिन वो जो आपको प्रोत्साहित करता है, आपको बताता है कि जिंदगी में आप कितना आगे बढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या हासिल हो सकता है, कहानियां सुनाता है उन लोगों की जो आप ही के मकाम पे थे और कहां पहुंचे हैं, वो आपको आगे बढ़ा सकता है। फॉलो द राइट कंटेंट। क्योंकि जब लोग सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सोशल मीडिया आपका गुलाम है। आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करो ब्यूटी, आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपको चाहिए। आप सर्च करो मोटिवेशन, आपको वो मिलेगा जो चाहिए। 3 रीलों के बाद एल्गोरिथम बदल जाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा। लेकिन वो 3 रील अगर वो होंगी जो आपको उकसा रही हैं और आपको डरा रही हैं, तो वो आपको और वो ही रील ले लेगा। लेकिन वो 3 रीलें होंगी जो आपको मोटिवेट कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, आपको वही भाई जैसे आपने सही बात, आप 5 चैनल एआई वाले फॉलो कर लो, बस तुमको एआई की दुनिया में क्या हो रहा है पता पड़ जाएगा। एआई में इंस्पायर हो जाओगे, 3-6 महीने में एआई सीखने लग जाओगे, 6 महीने में कुछ एआई में बनाने लग जाओगे, 1 साल में कुछ हो जाओगे। बिल्कुल। तुम फिटनेस की चैनल देखोगे तो फिटनेस की तरफ आ जाएगा। सर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग मैंने पर्सनल जो फील की उसको भी मैंने बंद कर दिया। जैसे होता ना जब मैंने स्क्रॉल करते करते वीडियो आ गई, देखो कैसे रोड टूटी हुई है, देखो कैसे पानी बह रहा है, देखो क्या भ्रष्टाचार है, तो 1 देख ली, 2 देख ली, 3 देख ली, 2-3 महीने बाद तो ऐसा लगता है कि यार खत्म हो गया देश, देश खत्म हो गया, डूब गया। अरे बारे में तो कहाँ रहता हूँ, अरे भागो भागो मेरे घर भाई साहब, ये है खराब चीज। तो आप इसकी जगह दूसरा चैनल देख लो कि देखो यार एक किसान ने ये कर दिया, एक आदमी ने इतने पेड़ लगा दिए, इसने जंगल बना दिया, एक गांव में इतने लोगों को पढ़ा दिया, आदिवासी में ये हो रहा है, तो आपको लगेगा यार जन्नत में अपन तो जन्नत में रह रहा है। तो बेसिकली आपने जो फॉलो किया फिर आपकी माइंडसेट वही हो जाएगा। तो आपको लग रहा है दुनिया ऐसी है, वो दुनिया हर तरह की है, आप अपनी दुनिया चूज कर रहे हो। बिल्कुल। सर एक जो अपन ईएमआई पे बहुत देर से बात करें, इस पे एक एंगल सर मेरा छोटा सा है कि इसी ईएमआई को लेके पहले ना, जैसे आप जब कॉलेज में थे या मैं कॉलेज में था, ईएमआई लेने को बुरा मानते थे, या ईएमआई स्टडी और उसने ईएमआई ले रखी है, ये लोन कर्जे पे बुरा मानते हैं। अभी इतना कैजुअल हो गया कि अरे हाँ क्या हुआ ले रखी, तेरी 3 है क्या, मेरी 4 है, हाँ ठीक है 2 मेरी बंद हो जाएगी, मैं परसों 3 और चालू कर लूंगा। अच्छा तो इतने कैजुअल और कंफर्टेबल क्यों हुए, क्या कारण है इसका? क्योंकि एक्सेस बढ़ गया ना, इतना नॉर्मलाइज हो गया। देखिए एक थोड़ा सा इक्विवेलेंट एग्जांपल दूंगा। पहले हमारे टाइम पे अगर किसी का डिवोर्स हो जाता था तो जिंदगी भर बातें चलती थी उसकी। अब कितना नॉर्मल होता जा रहा है, आए दिन किसी का हो जाता है, आप किसी को जानते होंगे, मैं किसी को जानता हूँ, मेरे कितने दोस्तों का हो चुका है, नॉर्मलाइज हो गया। क्योंकि पहले कैसे थी, अरे भाई बिल्कुल क्या कर लिया इसने, क्या कर लिया, अब तो नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पहले बच्चे नहीं होना वाज लाइक कि ऐसे कैसे बच्चे नहीं कर रहे हो तुम, मतलब बच्चे नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब कपल्स बोलते हैं बच्चे नहीं करना, हमने सिर्फ अपने लिए रहना है, हम नहीं करना चाहते। 2 बच्चे पहले मिनिमम होते थे, अब 1 पे लोग रुक जाते हैं। तो जैसे जैसे ज्यादा चीजें होने लगती हैं वैसे वैसे नॉर्मलाइज हो जाता है। और क्रेडिट के साथ यही हुआ है। चाइनीज एप्स आए हैं लोन के, आप 2 बटन दबाइए, आपके अकाउंट में 10,000 20,000 रुपए आ गए। फोन का पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने उनके साथ शेयर कर लिया, आपने एक भी डिफॉल्ट किया वो आपके बॉस से शुरू करेंगे और आपके माँ पापा तक चले जाएंगे। उनका कोई दीनो ईमान नहीं है, वो अपने पैसे वापस करने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि 5 मिनट के अंदर वो 20,000 रुपए मिल गए, आपको लगा ये तो बहुत बढ़िया। अब उसी को चुकाने के लिए आपने एक और ऐप डाउनलोड कर लिया, वहां से भी 5,000 रुपए या 10,000 रुपए ले लिए, इसको दे दिया और ये फिर तो ये सर्कल कभी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इतना आसान हो चुका है। हमारे टाइम पे लोन अप्लाई करने के लिए कम से कम 200 कागजों पे साइन करना पड़ता था, कम से कम।
मतलब जिंदगी का 10वीं नंबर की मार्कशीट भी देनी पड़ती थी कभी कभी, सब कुछ मांग लेते थे वो, लाइक जायदाद ही ले लो तुम, और लोन कितना दे रहे हैं जी 2 लाख रुपए का, बट सब कुछ ले लिया उन्होंने। आज क्या है यार, कुछ भी नहीं, आधार और लोन में फीलिंग आती थी लाचार वाली की, अरे यार मैं लोन ले रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो ऐसा लगता था हाँ लोन दे रहे हैं तेरे को, ज्यादा उड़ मत, लोन ले रहा है ऐसे करो, इधर बैठो बैठो 5 मिनट, अरे वैसा वाला माहौल था। अभी तो आप कह रहे हो कि यार ये कैश है, मुझे फोन लेना है, कैश क्यों दे रहे हो, उसको तो रखो, अब तो फोन आते हैं ना आपको, कैश तो वापस रखो आप, तो ये लो नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं दुकान पे जाकर कह रहा हूँ यार एसी है, ये लो 40,000 रुपए लो, मुझे एसी दे दो, सर 40 क्यों दे रहे, आप ये 2,000 रुपए की 20 EMI आगे से दे रहा है वो, और सर आप ये 20 करोगे ना तो एक फ्री और कर देंगे, फिर तो 38 का ही पड़ेगा। आपने क्या हो रहा है, कैश में महंगा लोन में सस्ता है क्या, तू दे दे यार भाई, नो कॉस्ट EMI तो अभी दे दे। तो ये जो मतलब बेसिकली जो अपन कहते हैं कि कल्चर जो ट्रैप है, बेसिकली क्रेडिट एक्सेस बहुत बन चुका है, और ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है, जहां हर एक इंसान को कम से कम रोज 3 फोन आते होंगे कि सर लोन चाहिए, बोलते यार इतना लोन दे रहे हैं तो ले ही लेते हैं एक बार, क्योंकि पहले तो कोई नहीं आता था, पहले तो हमें भीख मांगनी पड़ती थी कि हमें लोन चाहिए, कोई घास भी नहीं डालता था। सर जेनजी के ऊपर, जेनजी एज ए जनरेशन पे आपकी क्या ओपिनियन है ओवरऑल? ये 2 अलग अलग ओपिनियन है, मैं वो नहीं बताता, पहले आपकी ओपिनियन लेता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, आप क्या पूछिए, आप पूछना क्या चाहते हैं वाकई में? देखो सर, एक्चुअली जेनजी पे 2 ओपिनियन आती है। एक ओपिनियन आती है कि यार ये जनरेशन है ना खर्चीली है, वो बहुत ज्यादा मॉल जाती है, 300 की कॉफी यूं ही पी लेती है, कुछ भी शॉपिंग कर लेती है, और ये ना खर्चीली है, इररिस्पॉन्सिबल है, ये वाली जनरेशन, और इनके तो कोई टेंशन नहीं है, इनको तो सब कमाया सेट किया हुआ मिल गया। तो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म एक आता है, और कुछ हद तक मैं भी ऐसा सोचा करता था। अभी मैंने 6 महीने साल भर से मुझे ना एक रिवर्स व्यू देखने में मिला कि यार ये जनरेशन बेचारी विक्टिम जनरेशन ज्यादा है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि लक्स का एड दिखा देते पर पैसे तो है ही नहीं, तो कैसे देखे, और ले दे के लक्स का एड था। अब यार इनके टाइम, हमारे टाइम में इंस्टाग्राम था नहीं, अगर हमारे टाइम में इंस्टाग्राम हो तो क्या पता हम भी ऐसे ही होते। अब इनके पास अगर इंस्टा है जहाँ 2 पोस्ट के बाद ऐड है, इनको अगर ये बाजार में ड्राइव करते हैं, इनको दोनों तरफ ब्रांड ही ब्रांड दिखते हैं, ये मॉल में घुसते हैं और इनको 500 ब्रांड एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी, और फिर इनको क्रेडिट भी अवेलेबल है। जैसे मुझे अगर कोई कह दे, मैंने कहा मैं पापा साइकिल दिलाओ, तो पापा ने कहा ठीक है तेरे बर्थडे पे दिला देंगे, मेरा बर्थडे 10 महीने बाद है, बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ बर्थडे पे मेरी साइकिल आ रही है, मैं 10 महीने बाद दिख रहा है, आ ही रही है ना, बर्थडे 10 महीने में आ जाएगा। अब तो क्या है कि इंस्टेंट जनरेशन हो गई ना, कि यार ये आ गया पिज्जा, और ये हो गया मैचअप, ये हो गया टेंडर पे मेकअप, ये ब्रेकअप। तो ये जनरेशन तो बेचारी विक्टिम जनरेशन मुझे ज्यादा लग रही है इसके मुकाबले, पेशेंस नहीं है, ये नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी तरफ हो, ये वाली है ये वाली? नहीं, मैं आपके बिल्कुल विक्टिम वाले माइंडसेट को ही फॉलो करूंगा कि इस जनरेशन की गलती नहीं है। ये जनरेशन पैदा ही एक ऐसी जनरेशन में हुई है, या ऐसे वक्त में हुई है जहां सब कुछ ऑन डिमांड है। हमारे टाइम पे सबसे जरूरी और सबसे अक्सर महसूस करने वाली जो इमोशन थी वो था वेट करो, वेट करो, हर चीज के लिए वेट करना पड़ता था। आपको दूध भी लेना पड़ेगा, वेट, आपको फोन कनेक्शन चाहिए, वेट, आपको साइकिल खरीदनी है, वेट, आपको अपने फेवरेट टीवी में हिंदी गाने सुनने हैं, वेंसडे को 7 बजे ही आएंगे चित्रहार में, वेट। कुछ ऑन डिमांड नहीं था, इच्छा से अनुसार कुछ नहीं होता था, सब कुछ एक टाइम और एक स्केड्यूल के अनुसार था। अब जैसे आपने बताया, आपको किताब चाहिए, क्लिक, आपको कपड़े चाहिए, क्लिक, आपको खाना चाहिए, क्लिक, ग्रोसरी चाहिए, क्लिक, डेट पे जाना है, स्वाइप राइट, जो चाहिए ऑन डिमांड मिल जाएगा। तो उन्हें ये लगता है कि जिंदगी ऑन डिमांड है, कि इसी हिसाब से पैसा भी ऑन डिमांड मिलना चाहिए, ग्रोथ भी ऑन डिमांड मिलनी चाहिए, प्रमोशन भी ऑन डिमांड होनी चाहिए, इम्पैक्ट भी ऑन डिमांड आना चाहिए। इसीलिए यही जनरेशन है जो 1 साल नौकरी करती है, बोलती है मजा नहीं आया, 3 महीना, हाँ 3 महीने बाद कहती है मजा नहीं आ रहा, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा, हम ना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पा रहे। अरे यार 20-20 साल तक लोग लगे हुए हैं, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए, तुम क्या 1 साल में बड़ा करने वाले थे? किसने तुम्हें बताया था? उनकी वो क्रिटिसिज्म होता है, देखो कैसे हैं ये लोग, हाँ। ये लोग कैसे, पर उन बेचारों की नहीं, उसमें आई थिंक एज अ जनरेशन, मेरा पर्सनल मानना है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक होगा, ये सारा का सारा माँ बाप का किया है, क्योंकि माँ बाप ने ही अननोइंगली या नोइंगली उनको ये आदत डाली कि चीजों की वेट करना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेट किया था जिंदगी में, तो वो चाहते थे उनके बच्चे वेट ना करें, तो जो उन्होंने मांगा उसी समय उनको दे दिया। एंड उनको ये एहसास नहीं हुआ कि बच्चों को तो एक कंडीशनिंग, एक आदत पड़ जाएगी कि जो चीज चाहिए उसी समय पे मिल जाती है, एंड दे आर नाउ लिविंग देयर लाइफ लाइक दैट।
तो वो है कि यार अगर मुझे घर चाहिए तो 25 में ही चाहिए, वरना चाहिए ही नहीं। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है उसमें। कोई ये नहीं बोल रहा है कि 40 साल पे मैं घर खरीदूंगा ना, वो बोल रहे हैं घर लेना तो आज ही लेना था ना, अभी ले सकते क्या, छोड़ दो फिर। हाँ, तो फिर क्या घर की फाइट मारनी है, मतलब फिर तो आप बना के दे ही दोगे। एंड दैट्स इट। तो जेनजी पे मतलब पहले मुझे लगता था क्या जनरेशन है यार, ये तो रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसी जैसे कॉर्पोरेट जॉब में कि यार मैनेजर को उल्टा सुना देते हैं, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। वो एक अभी बीच में आया था ना कि वो फेस पैक लगा के एक मीटिंग में आ गई, क्या जनरेशन। लेकिन अभी वो ये कि इनके लिए नॉर्मल है, तुम्हारी जनरेशन इनको देख के लगता है अपन गलत कर रहे थे शायद, तो ये कुछ सही कर रहे हैं, तो हमको चिढ़ है, ये जलन है। ये कभी जिंदगी तो जी रहे हैं ये यार, जनरेशन मैनेजर को जवाब दे देती है, बताओ ये कोई बात हुई? तो ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है कि यार हम नहीं दे पाते थे, ये तो दे देती है। देना तो हम भी चाहते थे, दे तो हम भी सकते थे, हम भी दे सकते थे, हमने क्यों नहीं दिया, ये तो दे रहे। तो वो एक मेरे को लगता है। एक सर इंडियन टैक्सेशन सिस्टम पे मिडिल क्लास में बहुत बात आती है कि यार हम तो कमाने पे टैक्स दे रहे हैं, फिर खर्चने पे टैक्स दे रहे हैं, फिर जिस गाड़ी ली उस पे टैक्स है, जो रोड पे चल रहे हैं उसमें टैक्स है, जो पेट्रोल भराने पे टैक्स है। तो टैक्सेशन सिस्टम पे आपका क्या टेक है? डायरेक्ट टैक्सेस 12 लाख तक जीरो हो चुके हैं यार, बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब अब क्या ही इतना कर लेंगे। देश हमारा टैक्स इतना कलेक्ट नहीं कर पाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर एक इंसान को इस देश में टैक्स देना चाहिए, कोई भी टैक्स से अबव नहीं होना चाहिए। टैक्स रेट अलग हो सकता है, लेकिन टैक्स देने की जो क्षमता है या एलिजिबिलिटी है वो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। जो भी कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है, जैसे भी कमा रहा है, चाहे वो फार्मर हो या कोई भी और हो, हर एक इंसान को मेरे हिसाब से देश में टैक्स देना चाहिए। सर बात है आपकी कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी पे, मतलब मैं सर ऐसा है, मैं कोई भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं छोड़ने वाला। तो सर आपकी सोशल मीडिया की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। आपका कंटेंट जो क्रिएट करते हैं, जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया, इट्स अमेजिंग, ऑसम। बट मेरे को पर्सनली जिस चीज ने इम्प्रेस किया ना बहुत ज्यादा, और आई थिंक बिजनेस वालों को उसी ने किया होगा ज्यादा, कि जो आपने कहा ना कि पूरा ऑपरेशन एक बंदे और 8 या 9 पार्ट टाइम लोगों से चल रहा है। तो सर मुझे उसके बारे में बताइए कि यार ये चीज कैसे हो रही है, बिहाइंड द सीन मुझे समझना है। तो यार 2-3 चीजें इसमें राहुल। एक तो हम फुली रिमोट हैं, कोई ऑफिस सेटअप नहीं है, सारे अलग अलग शहरों से काम करते हैं। हम कोई भी ऑफिस आवर्स में ऑपरेट नहीं करते, जो जिस समय पे काम करना चाहता है वो कर सकता है। कोई मैनेजर नहीं है, कोई मीटिंग्स नहीं है, सबका काम बहुत क्लियरली डिफाइंड है और वो पूरा ऑटोमेटेड है और टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक होता है। तो हर एक इंसान जब सुबह उठता है उसे पता होता है कि उसे क्या काम करना है, कब तक काम करना है। वो अपना काम उस समय पे खत्म कर देते हैं, सबका काम जुड़ के एक साथ आ जाता है। तो इट्स अ मशीनरी जो फैक्ट्री के जैसे चलती है। एंड ये इसलिए क्योंकि 10 साल 15 साल मैंने स्टार्टअप्स चलाया, फिर उसके बाद जब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो मैंने कंटेंट क्रिएशन को कंटेंट क्रिएशन के रूप से कभी देखा ही नहीं। उसको एक स्टार्टअप के रूप से ही देखा और उसको एक प्रोडक्ट के रूप से ही देखा, तो उसको बिल्कुल वैसे ही बनाया। एंड इसीलिए शायद मोनेटाइजेशन करने की क्षमता बहुत अच्छी रही, ये स्केलेबिलिटी बहुत रही है विद द लेसर नंबर ऑफ पीपल, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस। तो सर एक टीम, जो रिमोट टीम है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक वीडियो आपने शूट कर दी है। अब वीडियो की सोचने से लेके शूट करने से के लेके एडिट एंड पोस्ट तक का पूरा प्रोसेस एक बार आप बिल्कुल। तो मैं अपने सारे वीडियोस मंडे को शूट करता हूँ। मैं हर रोज शूट नहीं करता हूँ, सारे के सारे हफ्ते भर के वीडियोस सिर्फ मंडे को शूट होते हैं। उसका काम पहले ही शुरू हो जाता है। तो संडे तक जो कंटेंट राइटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम कौन से टॉपिक पे शूट करेंगे और उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी। मुझे पूरी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए क्योंकि मैं पढ़ के नहीं पाता हूँ, मैं शूट कर देता हूँ ऐसे। तो संडे को वो अपना सबमिट कर देते हैं पूरा कंटेंट टाइटल और ब्रॉड हेडलाइन कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो रिसर्च पार्ट वो करते हैं, रिसर्च पार्ट वो कर लिया। मंडे को जाके मैं शूट करता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता है, ऐसे ही एक कैमरा, मैं अपने स्टूडियो में जाता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, शूट करता हूँ, कंप्यूटर पे डाउनलोड करता हूँ, गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूँ। जैसे ही वो करता हूँ तो 3-4 पैरेलल स्ट्रीम्स काम की शुरू हो जाती हैं। एक जाता है सबटाइटलिंग वाले को, क्योंकि हम इंग्लिश में शूट करते हैं और इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करेंगे। एक जाता है थंबनेल क्रिएटर को, जो थंबनेल्स स्टार्ट करेंगे। एक जाता है वीडियो एडिटर को, जो वीडियो एडिटिंग करेंगे। और एक जाएगा एक रिसर्च या ऑडिट वाले को या क्वालिटी वाले को, जो चेक करेंगे कि सही से हुआ है कि नहीं है। वो अपना अपना काम करते हैं और उनको 2 हफ्ते मिलते हैं ये करने के लिए। हमारा कोई भी काम अर्जेंट नहीं होता है। हमारी पूरी टीम, पूरी कंपनी में अर्जेंसी नाम की कोई चीज कभी नहीं होती है। हर एक इंसान को वक्त मिलता है करने का, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो सनसनीखेज हो, जो ब्रेकिंग न्यूज हो। हम वो काम कर रहे हैं जो 6 महीने बाद भी जा सकता है, सेम क्षमता से जाएगा। तो 2 हफ्ते के बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है, वो सारा वापस जुड़ के आता है और उस समय पे वो वीडियो पूरा तैयार होता है, वो सब
टाइटल्स तैयार होते हैं, वो थंबनेल्स तैयार होते हैं, वो वीडियो पूरी प्रोसेस को आप रिव्यू करते हैं भी कैसी थंबनेल बना, नहीं, एक ऑपरेशंस मैनेजर है जो सब कुछ देखते हैं। पहले मैं करता था लेकिन अब करने की फाइनल जरूरत कॉल नहीं है। आपको नहीं पता जो कल वीडियो जाएगी उसका थंबनेल क्या है, उसकी एडिटिंग कैसे हुई है, कुछ नहीं पता। मैं अपना वीडियो शूट करने के बाद वो वीडियो शायद ही कभी फिर से देखता हूँ। बहुत बढ़िया सर। इस मामले में मैं थंबनेल चेक करता हूँ, उसके अलावा बाकी सेम में अपना यही चीज है। सर टीम आपने जैसे पहले पॉडकास्ट में बताया था कि आप टीम की ग्रोथ में शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं, तो ये एब्सोल्यूट शेयरिंग होती है या काम वाइज शेयरिंग होती है? नहीं, ये तो कंपनी हर क्वार्टर जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका 10% जो है वो कंपनी में बढ़ता है। ठीक। लेकिन बढ़ता जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ता है। उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आपने अपना काम वक्त पे किया कि नहीं, इसकी 40% शेयर होता है, और आपने अपना काम कितनी खूबी से किया उसका 60% शेयर होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन से लोगों में एक वेरिएशन आ जाती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट उनको मिलेगा वो इस 10% के अंदर अंदर होगा। एंड इसी के चलते प्रॉफिट जिस क्वार्टर ज्यादा होगा ज्यादा मिलेगा, जिस क्वार्टर कम होगा कम मिलेगा, लेकिन हर एक इंसान के काम का जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा। सर आप अपने डेली वर्कफ्लो में एआई कितना यूज कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 60-70% ना। तो हमारा ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन रही राहुल, एंड इट हैज रियली हेल्प्ड अस। एक बिजनेस वैल्यू तभी क्रिएट कर सकता है जब वो कुछ ऐसा मुश्किल कर रहा होगा जो बहुत कम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो चीजें आप करें वो भी मुश्किल हो। तो कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल ले लेता हूं। कंटेंट क्रिएशन में हम वैल्यू इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि मैं वो मुश्किल काम करता हूं कि हर हफ्ते वीडियोस शूट करता हूं इस स्केल पे भी, जो कि एक मिस्टर बीस्ट भी करता है, जो कि आप भी करते हैं। आप अपने कोर्सेज लाइव हर रोज लेते हैं, वो मुश्किल काम है, वो हर रोज कोई नहीं कर सकता, बहुत कम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ रिकॉर्डेड कर दिया होता, सब कुछ सिर्फ एक ही टाइम पर कर दिया होता, तो वो कोई भी कर सकता था, वो आसान बन जाता। लेकिन जो शूट करने के अलावा पूरा प्रोसेस है वो हम 100% AI पे मूव कर चुके हैं। हमारा बैकएंड ऑपरेशन जो लोगों को दिखता नहीं है वो ऑलमोस्ट 90% AI ड्रिवन है। मतलब सबटाइटल AI से बन रहे हैं, एडिटिंग AI से हो रही है। हमारा पूरा कंटेंट जो है वो AI जनरेटेड होता है, सब कुछ एंड टू एंड। अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे आपको दिखेगा ही नहीं कि वो किसी मशीन ने किया होगा। एडिटिंग ऑलमोस्ट 30-40% AI हो चुकी है, सबटाइटलिंग ऑलमोस्ट 90% AI है, थंबनेल क्रिएशन ऑलमोस्ट 80% AI है, डेटा एनालिसिस जो है, जो हर रोज एक रिपोर्ट आती है कि कैसा वीडियो परफॉर्म किया गया है, वो 100% AI है। सब कुछ ऑटोमेटेड है, एवरीथिंग इज डन, इसलिए लोग भी कम है। अमेजिंग सर। सर एक ऐसी चीज जो वारी क्रू आपकी टीम के बारे में लोग नहीं जानते, जैसे आपने बहुत बताया है। एक चीज जो लोगों को इतनी क्लियरली नहीं पता चलती, हम फोर्स करते हैं कि हर एक टीम मेंबर मल्टीपल जॉब्स करेगा। हमारा कोई कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन नहीं है। अगर कोई हमारा टीम मेंबर आपके साथ काम करना चाहता है या किसी फाइनेंस क्रिएटर के साथ काम करना चाहता है, बिल्कुल करिए, प्लीज, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हर एक इंसान के मल्टीपल जॉब्स हैं, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि आपकी ड्रीम जॉब मेरे यहाँ। आपको पैसे चाहिए, आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, आपको फलाना ढमका चाहिए, सारी चीजें मैं क्यों दूं? आपको जो मैं बेस्ट दे सकता हूं वो मैं दूंगा, लेकिन जो चीज आपको लग रहा है मुझसे नहीं मिल पा रही है, किसी और से लीजिए। जो आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉय वो किसी और क्रिएटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉय भी। अच्छा। हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज भी लोगों के साथ काम करते हैं, एंड मुझे बहुत पसंद है वो, क्योंकि तब फिर उनके पास कोई रीजन नहीं है कि वो हमें छोड़ के जाएं या कहीं भी कंप्लेन करें। क्यों छोड़ के जाओगे, सारी चीज तो मिल ही रही है। मिल रही है। सर एक और चीज है जो आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आपकी वीडियोस पे ट्रोलिंग और ऑनलाइन क्रिटिसिज्म बहुत होता है। मतलब लोगों का, मुझे लगता है लोग करियर बना रहे हैं कि अंकुर जी की ये वाली वीडियो पे उन्होंने ये बोला तो मैं इसकी काउंटर वीडियो बना देता हूं, और उन्होंने ये बात तब बोला, अच्छा कोई बात इन्होंने 2020 की वीडियो लाऊंगा उस पर ये बात बोलूंगा और कुछ भी कर दूंगा। और ये लोगों का फेवरेट है, बहुत सारे लोगों का करियर चल रहा है इससे, और इसको आप, और इसके काउंटर में आपका कुछ कभी नहीं आता। ब्रदर है कि तुमने ऐसे बोला तो मैं जवाब देता हूँ, जो है वो कभी देखा ही नहीं। तो एक तरफा मामला चल रहा है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, प्लस आपका माइंडसेट क्या है? मतलब ये जो चीज आती है आप कैसे इसको देखते हो, कैसे सोचते हो कि रिएक्ट ही नहीं करते? और अभी इतनी अच्छी स्माइल और दे रहे हैं बात। मैं रिएक्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अक्सर मुझे पता भी नहीं चलता है। जेन्युइनली मैं काफी हिपोक्रिटिकल हूँ राहुल, की मैं सोशल मीडिया पे ना मैं बहुत वक्त नहीं बिताता हूँ। मैं अपना सबसे ज्यादा वक्त ट्विटर पे बिताता हूँ। यूट्यूब तो शायद मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देखता हूँ, इंस्टाग्राम दिन में कुछ 10-15 मिनट, लिंक्डइन तो बेयरली। ज्यादातर वक्त मेरा ट्विटर पे जाता है। वहां अगर कुछ ट्रोलिंग वाली होती है मैं उनको म्यूट कर देता हूँ अच्छे से। एक
हैक जो बहुत ही बढ़िया है कि कोई भी अगर ट्रोल करे और उसका नाम से करे तो उसको नाम लेके जवाब दो, वो इंस्टेंटली डिफ्यूज हो जाता है। क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे दरिंदे लेवल पे होंगे कि नाम लेकर भी वो तहजीब ना दिखाएं या इज्जत से बात ना करें। तो और मैं ना शायद क्योंकि 45 साल का हूं तो जिंदगी इतनी देख ली है कि इन सब चीजों से तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और वो अपनी जिंदगी में अगर खुश रहे तो बहुत अच्छा। सर सोशल मीडिया जर्नी पे आपका नेक्स्ट गोल क्या है? कोई गोल नहीं है यार, कोई गोल नहीं। मेरे को कहीं नहीं पहुंचना है। मैं अपनी जिंदगी में हर रोज एक एक चीज करता हूँ और अगर वो चल जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं चलती तो कुछ और। सर कई स्टूडेंट्स अगर हैं आज की डेट में जो स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको आपका क्या सजेशन है? बिकॉज मुझे जो लगता है परसेप्शन में, कई लोग स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द लोगों को स्टूडेंट को ऐसा लगता है, नहीं आई एम ऑन टाइम, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार फंडिंग लेना ही स्टार्टअप होता है कि बस मैंने एक आइडिया है, मुझे फंडिंग दिला। भाई मेरा स्टार्टअप अटका हुआ है, क्यों क्या अटका हुआ है? प्रोडक्ट नहीं बना, फंडिंग मिला अब तक कब से 3 साल से मिल नहीं रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप बनाऊंगा, मेरा एक स्टार्टअप है। कहाँ है? आइडिया में, डैक में है ही नहीं, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे कब आएगा? फंडिंग जब मिलेगी। तो ऐसे जो लोग हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, सीरियस या नॉन सीरियस जैसे भी, उनको क्या आपका सजेशन है? यार एक ना बहुत दिग्गज एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फंडिंग राउंड उठाया था एंड मैंने उनको व्हाट्सएप किया, कांग्रेट्स यार, तो उसने हंस के बोला यार किसी फाउंडर को ना कभी फंडिंग पे कांग्रेट्स मत बोलना, क्योंकि एक फाउंडर को फंडिंग पे कांग्रेट्स बोलना होता है एक बावर्ची को कांग्रेट्स बोलना कि तुमने सब्जियां खरीद लिया। सब्जी खरीदना तो अभी शुरुआत है दोस्त, तुम उस पर थोड़ी कांग्रेट्स बोलोगे भाई सब्जी खरीद ली, क्या बात हो गई, सब्जी खरीदनी, पैसे आ गए। तुम डिश बनाओगे, फिर उस डिश को लोगों को चखवाओगे, फिर वो उसकी सराहना करेंगे, फिर वो उसके पैसे देंगे, फिर तुम उससे पैसे कमाओगे, तब जाके तुम शायद सक्सेसफुल बनोगे और तब जाके तुम शायद उसको मुबारकबाद बोल सकते हो। तो हमारे देश में अगेन द कॉन्सेप्ट वो लोन के जैसा ही है कि अगर किसी और का पैसा हमें मिल जाए, हमें लगता है कि हमने जिंदगी क्रैक कर ली। वो लोन के मुकाबले हो सकता है, वो इक्विटी हो सकती है, वो डेट हो सकता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली स्ट्रांगली एम्बेडेड इन आवर कल्चर। तो इसीलिए जब आप शार्क टैंक जैसी चीजें देखते हैं, आई रियली अप्रिशिएट शार्क टैंक कि उसने कम से कम स्टार्टअप्स को एक प्राइम टाइम कॉन्वर्सेशन बना दिया। लेकिन मुझे ये भी बुरा लगता है शार्क टैंक के बारे में कि वो फंडिंग पे ही फोकस रहे एंड ऐसा दिखने लगा कि अगर फंडिंग नहीं मिली तो सक्सेसफुल नहीं हो। वो नहीं है सच, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, किसी भी और फाउंडर से आप पूछ सकते हैं। तो कोई भी अगर फाउंडर बनना चाहता है, मैं बोल रहा हूं कि यार इस देश में इससे बेहतर टाइम है ही नहीं। आप इतनी सारी चीजों में कर सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्टार्टअप हैज बिकम सो लो, लेकिन प्लीज फंडिंग को अपना सक्सेस पैरामीटर मत बनाइए, क्योंकि फंडिंग सिर्फ एक जरिया है, वो सब्जी खरीदने माफिक है। अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। तो सर एक और चीज जो इन फाउंडर्स के लिए आपकी तरफ से मैसेज, बिकॉज यू हैव बीन फाउंडर योरसेल्फ, आज भी आप वेब एकदम जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं, ऐसी हिडन डार्क रियलिटी कि यार बिजनेस करना, तुमको लगता है कि बिजनेस कितनी मस्त चीज है, वो हम देखते हैं मीडिया की नजरों से, तो बिजनेस का मतलब फंडिंग मिल गई, स्टेज पे जाके स्पीच दी, लोग बागों ने ताली बजाई, एक प्रेजेंटेशन दी और हो गए बिलियनियर, जेट से उतरे। तो सबको लगता है बिजनेसमैन मतलब अंधा पैसा और अंधी शोहरत और लेना देना कुछ नहीं, मजे ही मजे। पीछे क्या होता है कि भाई न नींद है न चैन है, वो क्या क्या है वो आपके मुंह से सुन लेंगे तो शायद उनको रियलिटी का आइडिया लगे। सबसे बड़ा रियलिटी चेक राहुल होता है कि हम में से किसी ने भी आज तक किसी स्टार्टअप से कुछ नहीं खरीदा क्योंकि फाउंडर आईआईटी से था। किसी भी स्टार्टअप से इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि फाउंडर ने फंडिंग रेस करी थी। किसी भी स्टार्टअप से कभी इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि फाउंडर ने बेचारे 6 महीने से सैलरी नहीं ली थी। किसी फाउंडर से इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसने ना अपनी टीम को ले ऑफ कर लिया, बहुत बुरी हालत चल रही है, तलाक होने को आ रहा है, तो तरस खा के। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, जो तुम बना रहे हो क्या वो मेरी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा तो तुम जाओ भाड़ में, कर रहा है तो ये रहे मेरे पैसे। एंड ये सबसे डार्क और हार्ड हिटिंग होता है, क्योंकि स्मार्ट लोगों को ना आदत पड़ चुकी होती है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो एक कॉलेज गए थे, उनके एक नंबर आए थे, वो इस ओहदे से हैं, उनके पापा इसको जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब खत्म हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी। आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ से काम करते हैं, ऑफिस क्या है, गाड़ी कौन सी चलाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बात ही बात है।
सबसे पहले होगा कि आपका काम क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा कि नहीं, एंड ये लोगों से हजम नहीं होता है, बिकॉज यहां आप बहला फुसला के किसी को कुछ बोल के करके कुछ नहीं कर सकते। आप खूबसूरत ऐड बना के प्रोडक्ट या बिजनेस नहीं बना सकते। हाँ, वो आपको 1-2 सेल दे देगा, लेकिन उसके बाद जब असलियत पता चल जाएगी, लोग आपको उतनी गालियां देंगे जितना आपको नहीं पड़ी थी, एंड दैट इज इंटेंसली हार्ड। एंटरप्रेन्योरशिप इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है कि लोगों को ये सच्चाई समझ नहीं आती है कि हर रोज आपका एक टेस्ट होता है कि क्या जो आप कर रहे हैं वो जिंदगी किसी की बदल रहा है या नहीं, किसी की जिंदगी में कुछ सहूलियत ला रहा है या नहीं। हर रोज वो टेस्ट होता है, और जिस दिन आप फेल हो गए उस दिन वो बिजनेस डूब सकता है। इस चीज के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, बहुत कम। बिकॉज सर वो ना 365 दिन में 3 हैप्पी मोमेंट आते हैं। बिल्कुल। मीडिया उसको सेलिब्रेट करता है कि जाने उन्होंने क्या ही धूम मचा दी। वो 362 दिन उनसे पूछो कि वो कितनी रात सोए हैं, वो बच्चों से कम मिले नहीं मिले, कितने फैमिली फंक्शन उन्हें छूटे, कितनी टेंशन में डिप्रेशन में वो घूम रहे हैं, और हंसना और पड़ रहा है। टीम के सामने नहीं दिख सकते कमजोर, इन्वेस्टर के सामने हल्के नहीं पड़ सकते, इसको ये नहीं दिखा सकते, और अंदर ही अंदर अलग बैटल में रहते हैं बहुत ज्यादा। इंडियन अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम पे आपका क्या टेक है? बिकॉज बहुत सारे, बाकी को तो छोड़ दो, यूनिकॉर्न्स तक लॉस मेकिंग में चल रहे हैं, और शुरुआत में लॉस मेकिंग थी, बाद में कभी प्रॉफिट आ जाएंगे, अच्छी बात है, पर वो बाद का वाला प्रॉफिट भी आ नहीं रहा है। ओवरऑल इकोसिस्टम पे क्या टेक है? यार मैं तो फर्म बिलीवर हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का टाइम अब आ चुका है व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2 चीजें काम कर रही हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स हैज गॉन टू दैट पॉइंट जहां बहुत सारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होता जा रहा है। दूसरा, मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले मार्केट में डेप्थ नहीं थी, कंज्यूमर्स नहीं थे, बाइंग कैपेसिटी नहीं थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड थर्ड, आई थिंक विच इज रियली हेल्पिंग कि 1-2 ना साइकिल्स हो चुकी हैं ऑफ सक्सेसफुल फाउंडर्स फाइंडिंग एग्जिट्स एंड नाउ सपोर्टिंग द इकोसिस्टम। तो आप देखेंगे जो शुरुआत हुई थी पहले Naukri.com, मेक माई ट्रिप की, कि संजीव बिखचंदानी जी हैं, दीप कालरा जी हैं, दे सपोर्टेड एंड दे कंटिन्यू टू सपोर्ट। अब फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट आया, फिर ऑफ कोर्स पेटीएम आया, फिर ऑफ कोर्स जोमेटो, इटर्नल आया। तो ये सारे फाउंडर्स जो हैं, दे आर रियली गिविंग बैक, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, which will bring the next generation of founders up. तो मैं तो बहुत पॉजिटिव। और एक और चीज है, पहले मुझे लगता है फ्री फ्लोइंग पैसा अवेलेबल था, तो सब ग्रोथ कर रहे थे। अब जब इन्वेस्टर ने टाइट कर दिया कि ग्रोथ नहीं प्रॉफिट चाहिए, तो अब प्रॉफिट आने लग गए। मतलब बेसिकली फाउंडर को बोलो क्या चाहिए, फाउंडर को पहले इन्वेस्टर बोला ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ आ जाएगी, लॉस की बात मत करना। अब फाउंडर को बोला कि भाई देख प्रॉफिट चाहिए, ठीक है प्रॉफिट आ जाएगा, अब तुम चुप रहना। तो फाउंडर को जो कहोगे मिल जाएगा। तो जो लोग कहते हैं, मेरा इसमें जो टेक रहता है कि फाउंडर की गलती से ज्यादा बड़ी गलती इन्वेस्टर की मानता हूँ, क्योंकि वो जहां धक्का देता है फाउंडर वहां जाता है, भाई पैसा दिया है करना पड़ेगा। सर अब आते हैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के ऊपर, और लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे मैं इंप्रेस हूँ, आपकी पर्सनल जर्नी के ऊपर। सबसे पहले सर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? आपके 100 रुपए में से कितने रुपए कहाँ इन्वेस्टेड है? यार मेरे 100 रुपए में से करीब 35 रुपए यूएस मार्केट में है, करीब 50 रुपए इंडियन मार्केट में है, करीब 10 रुपए स्टार्टअप्स में है, और करीब 5 रुपए क्रिप्टो में। आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं करते। क्या व्यू कुछ ऐसा, मतलब समझ नहीं आता है, तो इसलिए जहां मेरे को समझ नहीं आता वहां मैं इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है। क्रिप्टो पे सर क्या व्यू आपका जनरल पब्लिक के लिए? यार क्रिप्टो में मेरा व्यू बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है। मैंने सिर्फ 3 कॉइन्स ही लिए हुए हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। और वो जो फोकस था वो ये था कि 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम, 100 सोलाना, ये एक टोटल पैक जो मैंने लेके रखा हुआ है, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाती रही। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही किया हुआ है। और 3 के अलावा चौथा कॉइन नहीं लेते? कुछ नहीं है। और जो क्वांटिटी एक बार ली थी वो फिक्स है या बस वो फिक्स है, उसमें मैं ऐड नहीं करता रहता हूँ। तो मैं क्रिप्टो रेगुलरली नहीं खरीदता, ये मैं खरीद के रख रखा है, उसकी वैल्यू आज 5 है। उसकी वैल्यू आज 5। हर साल अगले साल 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, वो कहाँ जाएगा? वो यूएस और इंडिया मार्केट में। यूएस और इंडिया मार्केट और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट चलता रहता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टार्टअप्स में नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फंड्स के थ्रू करता हूँ। तो उन फंड्स में मेरा ऑलरेडी कमिटमेंट डाला हुआ है, जो हर साल जाता रहता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में सर, क्योंकि अभी आपने एकदम कहा 35% डाला हुआ है और आगे भी आप उसमें डालोगे, इस पर सर ओवरऑल समझाइए आपका क्या लॉजिक है? यार ये मैंने करीब 4-5 साल पहले शुरू किया था, 2021 में। एंड लॉजिक सिंपल है कि अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 100 रुपए एक ही स्टॉक में तो नहीं करूंगा।
अब उस स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या मैं स्टॉक में ना करते हुए 100 रुपए एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा? वो भी नहीं करूंगा, डिवर्सिफाई करूंगा, तो फिर उसको भी बढ़ा देते हैं। क्या वो 100 रुपए में एक ही कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा? वो भी नहीं करना चाहिए, ग्लोबली करना चाहिए। अगर हम सब लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स कंज्यूम करते हैं, जो कि गूगल हो सकता है, मेटा हो सकता है, अमेजॉन हो सकता है, और वो ग्लोबल ब्रांड्स हैं और वो दुनिया भर में पैसा कमा रहे हैं, तो वही पैसा मेरा भी क्यों ना जाए? बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इज द वन जो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स वापस अपने देश में लाता है और उस पर टैक्स देता है। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट नागरिक है। मैं वो बनना चाहता हूं। मुझे इस देश छोड़ने का कोई अरमान नहीं है। मैं इस देश में ही रहना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म इसी देश में पैसे बनाना चाहता हूं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने सारे पैसे इसी देश में डाल दूंगा। मैं बाहर डालूंगा, वापस पैसा यहाँ लाऊंगा, मुनाफा कमा के, और फिर यहाँ टैक्स दूंगा, जो कि सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी करते हैं। वो इंडिया आते हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, वापस अपने देश ले जाते हैं ना, तो वो अपने देश की ही बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे देश के उस पे तो हम भी वही सेम चीज करेंगे। दैट इज द ओनली रीजन। वहां जो इन्वेस्ट करते हैं एसएनपी में या किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर? हाँ जी, नहीं तो मतलब प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो प्रमोशन सा लगता है, बट एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। वहां मैं इन्वेस्टर भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा रीजन भी है करने का। लेकिन डायरेक्टली मैं ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता हूँ और वो मंथली एसआईपी पे। मंथली एसआईपी पे। एंड सर इंडिया में भी आप म्यूचुअल फंड पे या इंडिविजुअल? सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करता क्योंकि मुझे समझ ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक लेना। सर म्यूचुअल फंड भी एक्टिव वाले या पैसिव जो कहते हैं इंडेक्स के छोड़? दोनों इंडेक्स भी, और मेरे ज्यादा एक्टिव हैं, ऑलमोस्ट 80% एक्टिव है। आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं सर आप? नहीं, आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ आप एक इन्वेस्टर को एग्जिट दे रहे हैं, आप खुद का बहुत कम यूजुअली रिटर्न कमा पा रहे हैं। बेस्ट टाइम एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने का होता है आफ्टर से 3 to 6 months ऑफ द आईपीओ। तब थोड़ा सा स्टेबल स्टेट आ गया होता है, वो कूलिंग ऑफ और या लॉक इन अगर पीरियड होता है वो भी हट गया होता है, तो जो सेलिंग वेलिंग है वो भी ठीक हो गई होती है। दैट इज, अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं उस बिजनेस में, आप तब करिए, बट आईपीओ यूजुअली इज नॉट। मोस्टली मैं जितनी जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टर से मिलता हूँ, जो जिनको मैं मानता हूँ कि यार दे आर डूइंग गुड, सबके मोटा मोटी 100% यही व्यू है। पर रिटेलर्स का व्यू है कि वो आईपीओ में एकदम घुस जाते हैं, और आज की रेट में और हाइप आईपीओ आ रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, वो इन्वेस्टर की एग्जिट है, तो जहां पे जितना पी होना चाहिए उसका 4 गुना पी, 5 गुना पी है। अब उनको कितनी वीडियो बना कर लो या कुछ भी कर लो, वो मल्टीपल सब्सक्राइब हो ही जाता है। कौन कर रहा है? जैसे मैं पूछा सर आप करते हो? नहीं भाई साहब आप करते हो? नहीं। मैं जिन भी अच्छे इन्वेस्टर को जानता हूँ कोई नहीं करता। कहाँ से हो रहा है सब्सक्राइब? तो रिटेल जो कर रहा है, इसके पीछे क्या इनका माइंडसेट क्या लगता है आपको? रिटेल यार सिंपल माइंडसेट है, वो आईपीओ पॉप करके जो चीज होती है ना, कि जिस दिन आप लिस्ट करते हैं उस दिन एक लिस्टिंग गेन आपको मिलती है, तो रातों रात आपका पैसा एक ही दिन में 20%, 25% हो सकता है, बिकॉज एक स्क्वीज होता है। मोस्टली जितने शेयर्स होते हैं उसमें से सिर्फ 5%, 6% ही फ्लोट किए जाते हैं, तो अगर वही ट्रेड करेंगे तो बाकी 100% पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो उस गेन को लेने के लिए उन्हें लगता है कि यार वाह, एक ही दिन में अगर इतना मिल जाएगा तो क्यों नहीं, बट इट्स एक्सट्रीमली रिस्की। मतलब सोचने वाली बात, माइंडसेट वाली बात है, लेना देना उसका कुछ नहीं। शॉर्ट टर्म गेन जब भी भागेगा वो फिर ऐसे ही करेगा। दिक्कत ही होगी। आम आदमियों की तरफ से एक सवाल कि भाई कोई 50,000 से लाख रुपए की मंथली सैलरी पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं एक दिन करोड़पति बनना चाहता हूँ, क्या उसके लिए पॉसिबल है? यार 2 तरीके हैं। एक तो आप लंबी रेस भागें जो 35-40 साल में ही पूरी होंगी, और हाँ, उस समय पे आप करोड़पति बन सकते हैं क्योंकि आप पूरी शिद्दत के साथ रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो कंपाउंड होके हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग इतनी देर तक वेट नहीं करना चाहते, और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पे करोड़ रुपए की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी क्योंकि इन्फ्लेशन है। दूसरा तरीका, जैसे हमने डिस्कस किया, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम या बिजनेस। तो ये एस्टैब्लिश्ड रूट है कि आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन ये मेरा पक्का मानना है राहुल कि आज की दुनिया में और इस देश में अगर कोई करोड़पति बनना चाहता है, आई डोंट थिंक इससे बेटर डेमोक्रेटाइज्ड ऑप्शंस इस देश में पहले थे। अब एक छोटे शहर वाला इंसान भी उसी लगभग अपॉर्चुनिटी के साथ अपने पैसे कमा सकता है जितना एक बड़े शहर वाला, अंग्रेजी पढ़ने वाला, अच्छे स्कूल जाने वाला कर सकता है, क्योंकि दुनिया अब स्किल्स देख रही है, वो डिग्रीज नहीं देख रही। सर अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे। बिफोर रैपिड फायर द फाइनल सेक्शन इज आपकी पर्सनल लाइफ पे। सर वर्क लाइफ बैलेंस पे डिबेट होती है। मेरा क्वेश्चन है, मैंने 100 पॉडकास्ट, मतलब जितने भी पॉडकास्ट करता हूँ सब में पूछा है कि 70 आवर 90 आवर की डिबेट होती है, तो उस वाले डिबेट में कुछ लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो असल करना जरूरी है। विच साइड यू आर? यार मेरा बिल्कुल ये मानना है कि जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग हैं
वो हसल करके ही वहां पहुंचते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या वो आपके सक्सेस की परिभाषा है या नहीं। तो इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि हसल एंड एब्सोल्यूट इंसैनिटी कैन टेक यू टू द टॉप, एंड इट इज द ओनली थिंग दैट इज कॉमन अमंगस्ट एवरीवन। आप एलोन मस्क का कल का $1 ट्रिलियन देख लीजिए, या किसी और को भी पकड़ लीजिए, जेफ बेजोस हो गए, लैरी पेज हो गए, सर्गेई ब्रिन हो गए, सब ने, एंड ऑफ कोर्स इंडियन एग्जांपल्स भी, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, अदानी हो, सब घंटों घंटों काम करते हैं। वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बाकी लोग भी वैसे ही करेंगे। सवाल ये है कि आप वो करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचना चाहते हैं कि नहीं। मेरे लिए पर्सनली वो जरूरी नहीं है। मैं जिंदगी में एक ऐसे मकाम में हूँ जहाँ, जैसे मैंने बताया, मैं अपने पैसे कमा चुका हूँ, अपनी जिंदगी में बहुत अलग रूप से जी रहा हूँ। मैं अपने स्केल के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन उस स्केल के लिए मैं अपना वक्त उस पर नहीं डालता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करता हूँ और अच्छा लगता है, लेकिन परिवार के साथ वक्त बिताना भी बहुत ही जरूरी है। सर, आपका एक टिपिकल डे के बारे में बताइए एक बार, मॉर्निंग टू इवनिंग। मेरा दिन बहुत जल्दी शुरू होता है। मैं 4:30-5 बजे के बीच में उठता हूँ। तो पिछली रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं हम, 9-9:30 बजे हम सब सो जाते हैं। उठता हूँ, पहले मेडिटेट करता हूँ आधा घंटा, फिर किताब पढ़ता हूँ करीब आधा घंटा, फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता हूँ, फिर 6:30 बजे टेनिस खेलने जाता हूँ, 7:30 बजे फिर जिम जाता हूँ, 8:15 बजे के करीब आता हूँ, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ 15-20 मिनट, फिर नहाना धोना। तो मैं 9-9:30 बजे अपने डेस्क पे बैठता हूँ और काम करना शुरू करता हूँ, और करीब 5:30-6 बजे तक काम करता हूँ। मुझे काम करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आप मुझसे जितना भी काम करवा लीजिए मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है और मैं वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। 6:30-7 बजे फिर थोड़ा सा अनवाइंड, रुचि के साथ वक्त बिता लिया, बच्चों के साथ वक्त बिता लिया, थोड़ी सी और किताब पढ़ ली, थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह देख लिया, और 9-9:30 बजे तक सो गए। ये सब टिपिकल दिन हुआ आपके। ईयर के मैं बात करूं ट्रैवलिंग वगैरह, उसका आपका कैसा रहा? हम बहुत ट्रैवल करते हैं। या आपके नहीं, तो हमारे वीकेंड और वीकडे में कोई अंतर नहीं होता। आज भी जैसे मेरी यही दिनचर्या रही है, आज मैं आपके साथ वक्त बिता रहा हूँ, तो ये मेरे लिए काम है एक तरीके का, और यही चलता रहेगा। और ट्रैवल हम बहुत करते हैं एज अ फैमिली। तो एक साल में हम करीब 100-120 दिन ट्रैवल करते हैं। तो हमें ट्रैवल बहुत पसंद है, एंड यही जिंदगी के लिए मैंने ऑप्टिमाइज किया है, क्योंकि अगर मैं एक अलग जिंदगी जी रहा होता तो मैं 100 दिन ट्रैवल नहीं कर पाता, लेकिन आज कर सकता हूँ। सर, ये 100 दिन का फॉर्मूला बताओ ना। 100 दिन का कुछ ऐसा बना रखा है कि 25 दिन काम करेंगे, 5 दिन रिलैक्स करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल सीखने वाली स्कूल के कैलेंडर पे हमारा सब कुछ जिंदगी निर्भर है। तो हमारे स्कूल में ये अच्छी चीज है कि 2 महीने फिक्स्ड समर हॉलीडे मिलती है, 1 महीना फिक्स्ड विंटर हॉलीडे मिलती है, और एक हफ्ते का स्प्रिंग ब्रेक और ऑटम ब्रेक मिलता है। तो इसमें तो हमारा सेट है कि हमें ट्रैवल करना ही करना है। और उसके अलावा रुचि और मैं वीकेंड्स पे कभी ट्रैवल कर लेते हैं, कोई लॉन्ग वीकेंड हो गया या कुछ हो गया, तो हम छोटी छोटी बहुत ब्रेक्स ले लेते हैं। बड़ी बड़ी 1-2-3 ब्रेक्स ही ले पाते हैं। हमें टेनिस खेलना और देखना बहुत पसंद है, तो हम टेनिस मैचेस देखने जाते हैं, और टेनिस के लिए जहां भी जाना। सर, बनोत, ये आप दिन में 100 दिन हो गया, साल में 100 दिन से ट्रैवल करते हैं, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस या कोई शहर या सिटी? हाल ही पिछले 2-3 साल में हम ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। इंडिया में हमारा फेवरेट राजस्थान है, हमें राजस्थान जाना बहुत पसंद है। हम उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर अक्सर जाते रहते हैं। सर, जयपुर में तो अगली बार आपका पक्का, अब तो घर है हमारे साथ, अब तो घर है आपका। बिल्कुल। और हमें मानसून में गोवा जाना बहुत पसंद है। हम मानसून में गोवा बहुत अंडररेटेड है, भीड़ बहुत कम होती है, सिर्फ बारिशें ही होती हैं, हरा भरा एकदम, बहुत खूबसूरत होता है। अमेजिंग सर। सर, वैसे मुझे आपसे लगता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। डू यू एवर फील स्ट्रेस्ड, एंड इफ यू फील, हाउ डू यू मैनेज इट? नहीं, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कम। मतलब जिंदगी में ऐसी कोई चीज करता ही नहीं हो जिसकी वजह से स्ट्रेस हो भी सकता है। सो आपकी एडवाइस बाकी लोगों को जिनको स्ट्रेस होता रहता है, वो कैसे मैनेज करें खुद को? यार देखिए, स्ट्रेस की ना एक परिभाषा है। स्ट्रेस ज्यादा काम करने से नहीं आता है। मैं इनफैक्ट ये मानना चाहूंगा, आप शायद माने या नहीं माने, कि आपको भी ना स्ट्रेस कम होता होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप वो चीजें कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो जो आप करना चाहते हैं ना, उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस तब होता है जब आप वो कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, और तब भी आपको मजबूरन करना पड़ रहा है। वो स्ट्रेस का कारण है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन मुश्किल हो, पर उसको स्ट्रेस थोड़ी बोलेंगे दोस्त। मतलब ये थोड़ी है कि सचिन तेंदुलकर जब सचिन तेंदुलकर बन रहे थे तो स्ट्रेस होते थे। नहीं भाई, वो मुश्किल था, हार्ड था, फिजिकली डिमांडिंग था, मेंटली डिमांडिंग था, लेकिन उसको मजा आ रहा था, तभी वो वहां पहुंचा है। वो ये थोड़ी बोलता था स्ट्रेस टू, तो फिर वो कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता, विराट कोहली नहीं बन पाता, रोहित शर्मा नहीं बन पाता।
तो हर एक इंसान किसी भी मुकाम पे अगर पहुंचता है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेस तब होता है जब आप वो चीज कर रहे हैं जो आप करना ही नहीं चाहते और आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है। अगर वो चीज का आप बैलेंस कर लो, और वो जो आदमी अगर जल्दी घर ले लेगा तो उसके साथ स्ट्रेस आ ही जाएगा, एग्जैक्टली, क्योंकि उसने मजबूरी में ले लिया, उसने मजबूरी में वो। सर अगेन आपकी फिटनेस पे, सर अगेन मैं आपको फिटनेस के बारे में छोटा सा बताता हूँ। मैंने अभी मेरे ऑफिस में इतनी बड़ी वॉल है, उस पर मेरा विजन बोर्ड लगा रखा है पूरा, तो उसमें भाई जहाँ यहाँ ट्रैवल करेंगे, ये चाहिए, ये बनाएंगे, ये ऐसे गाड़ी सब लगा रखा है। तो उसमें मैंने एक फोटो लगा रखी है फिटनेस को लेके। तो वो मैंने कौन सी फोटो लगा रखी है, आपकी वाली फोटो पे एआई से मेरा चेहरा लगा रखा है। मैं कहा यार ये ऐसा वाला ऐप चाहिए, देख वो मैंने कहा सर मेरे को 6 पैक ऐप बनानी, मतलब कैसी, मतलब रुक मैं तो इंटरनेट से फोटो निकाल देता हूं, ऐसी वाली चाहिए, इसको से मेरा लगा दे, और मैं यहाँ बैठता हूँ तो मतलब जब भी मैं यूं गर्दन करूंगा मतलब वही दिखता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिटनेस वाला जो पार्ट है उसके बारे में आप मुझे बताइए कि आप जैसे आप आपका होगा डेली टेनिस खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, करेक्ट, और भी कुछ सर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में। यार सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी के 32 साल एक अनफिट जिंदगी जी, एंड उसी के चलते फिर पिछले 13-14 सालों से एक फिट जिंदगी जी है, क्योंकि 32 साल मैंने जेन्युइनली अपने बॉडी को एक डस्टबिन की तरह नापा। हाँ, मैंने सिगरेट नहीं पीता हूँ, कभी दारू नहीं पी, लेकिन मुझे जंक फूड बेइंतहा पसंद है, इसलिए मुझे राजस्थान भी पसंद है भाई। मैं तो वहां जाके इतना खाना हमें पसंद है, इतना खाना पसंद है। गुजरात और राजस्थान 2 ऐसे स्टेट है जहां हम डर डर के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम वहां 3 दिन भी जाएंगे ना तो 300 दिन का खाना खा के आएंगे, बहुत बढ़िया। तो मुझे खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। तो पहले 32 साल मैंने जो मन किया, जैसे मन किया, छोले भटूरे खा रहे हैं, कचौरियां, समोसे वगैरह वगैरह। फिर जिंदगी में लाइक एक हेल्थ कंडीशन आई, उसके चलते फिर बदला। अब यह है कि मैं वर्कआउट इसलिए करता हूं, अपनी बॉडी की कदर इसलिए करता हूं क्योंकि मैं वो सारी चीजें करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। तो मैं जॉन अब्राहम जैसा नहीं हूं कि यार मेरे को काजू की बर्फी बहुत पसंद है लेकिन मैं 25 साल से नहीं खाई है। मुझे काजू की बर्फी बहुत पसंद है और मैं रोज खाऊंगा, लेकिन आधी खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितने तक खानी है और कैसे। लिमिटेशन में कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी तब्दीली यार जो हमारे डाइट में अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं है, मैंने पूरे घर में इनफैक्ट प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ा दी है और फैट और कार्ब की मात्रा कम कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ तला हुआ खाना, कार्ब वाला खाना ना तो घूमता ही रहता है, और आप तो हैं ही वहां से, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। मैं तो जब राजस्थान मैं जब राजस्थान गुजरात जाता हूँ ना, गुजरात में ज्यादातर गुजरात में आते हैं आपकी जैसी बॉडी बनानी है, असंभव, तुम नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते। जब तक आप गुजरात में हो, जब तक आप राजस्थान में हो, आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी दोस्त, क्योंकि खाना ही इतना खूबसूरत है। सर मैं इसमें आपको एनेक्डोट बताता हूँ। बैंगलोर में एक जिंदल करके है ना नेचुरोपैथी का, तो वहां पे जैसे मैं कभी 6 महीने साल भर में निकल गया, तो वहां बैठे हैं वो सब मोटे मोटे लोग आए पतले होने के कुछ समय, तो बैठ के बात हो रही है, जूस पी रहे हैं, सुबह फास्टिंग पे बैठे हैं, सब बात हो रही, यार हम गलत करते हैं अपन लाइफ में, अपन को सही करना चाहिए, हाँ तो यार अपन अब ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, फिर मैं कहता हूँ यार मैं तो राजस्थान से, भैया आप तो कैसे करोगे कैसे करोगे, नहीं भैया अब तो हर तीसरी दुकान कचौरी की दुकान है, बिल्कुल आपके तो हर 15 दिन में कोई त्योहार है, बिल्कुल आप तो कुछ तले गले के बिना जीते ही नहीं हो। मैंने कहा भाई अपने तो नहीं हो पाएगा, कल्चरली तो पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ तो है सर हमारे लिए, और वो हम भी खुद को नहीं मतलब मैं बोलता हूँ कि यार मैं लिमिटेड चीजें खाऊंगा, लिमिटेड ही बहुत सारी है, 100 चीजें मैं 70 तो खाऊंगा ही नहीं, फिर भी 30 है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। अमेजिंग सर अपन अभी आ रहे हैं रैपिड फायर राउंड पे, जो कि 3 अलग अलग सेक्शंस में है। पहला सेक्शन एडवाइस का, दूसरा इन्वेस्टमेंट का, तीसरा ठीक। तो पहला एडवाइस का रैपिड फायर राउंड है, 1 लाइन या 1 देख सकते हैं। आपकी एडवाइस फॉलोइंग पीपल को क्या क्या है? जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, इंटर्नशिप्स, जो जॉब जा रहा है और करियर में ग्रोथ चाह रहा है, एआई, मिडिल क्लास फैमिली जो चाहती है कि मेरी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बने, एसआईपी, 20 साल का अंकुर वारिको को आप क्या कहेंगे अभी? डरो मत, कर गुजरो। एक पॉपुलर फाइनेंशियल एडवाइस जिससे आप डिसएग्री करते हैं, घर खरीदना जरूरी है। आप सबको एडवाइस दे रहे हैं, आपको जब जरूरत पड़ती है आप किससे एडवाइस लेते हैं? मैं खुद से ही एडवाइस लेता हूँ खुद की सुनता हूँ। अब सेकंड टाइप है सर रैपिड फायर वाले, एफडी, रिटायर्ड लोगों को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, हर वर्किंग प्रोफेशनल को, ठीक है, और म्यूचुअल फंड, वो भी हर वर्किंग प्रोफेशनल को, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, जिसके पास कम से कम 1 करोड़ की नेटवर्थ है, ठीक, उससे पहले नहीं, रियल एस्टेट, जिसके पास कम से कम 5 करोड़ की नेटवर्थ है, क्रिप्टो, जो वो पूरा का पूरा पैसा जीरो होते हुए देख सकता है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल रैपिड फायर राउंड, ये अलग है। योर फेवरेट बुक? एक बुक है रीवर्क करके, वो मुझे बहुत पसंद है।
योर फेवरेट बुक रिटन बाय यू, डू ए फिक्शन। योर फेवरेट सिटी इन इंडिया, दिल्ली है। फेवरेट सिटी इन वर्ल्ड, न्यूयॉर्क। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, कितने एक्स बनाया उस पे? ये मैंने इंडोनेशिया में एक इन्वेस्टमेंट करी थी और उसमें मैंने 21x बनाया। एक इन्वेस्टमेंट जो सबको करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स। एक थिंग जो लोग आपके बारे में अज्यूम करते हैं बट सही नहीं है। कि मैं स्मोक करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, पता नहीं क्यों। और ये भी कि मैं बॉम्बे से हूँ। 3 बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एक तो यूएस से वापस आना इंडिया, दूसरा 2009 में स्टार्टअप शुरू करना, और तीसरा 2020 में कंटेंट क्रिएशन शुरू करना। योर बिगेस्ट अचीवमेंट जिसको आप मानते हो टिल डेट। कि मैं खुश बहुत हूँ। योर नेक्स्ट बिग गोल। कुछ नहीं है यार, कहीं नहीं पहुंचना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल।